पंजाबी को मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सर, 15 मिनट थोड़ा सा रुक जाते हैं, 20 मिनट रुक जाते हैं, लेकिन सर मानते ही नहीं, क्या करें। मैं तो आपको पता है बड़ा लीनियंट हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों को ऐसा एक अवसर मिला हुआ है कि ना हमें अपना टिकट बुक करना पड़ रहा है, ना वीज़ा लेना पड़ रहा है, ठीक है ना पैकिंग करनी पड़ रही है, और आप यहाँ बैठे बैठे नाश्ता करिए, आराम से पसर जाइए। ना कोई ज्ञान की बात हो रही है, ना कोई हार्ट की बात हो रही है, ना कोई एक्सरसाइज की बात हो रही है, और आपको देश विदेश की यात्रा करने को मिल जाए। दोस्तों, पहली जो मेन टॉपिक है आज जिसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं वो तो आप सुनेंगे। दूसरा जो डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और उनकी वाइफ डॉक्टर शिखा क्या बोलने वाले हैं, कहाँ लेके जाने वाले हैं, ये मुझे नहीं पता है, तो वो तो हम उन्हीं से सुनेंगे। इससे पहले कि हमारे कुछ लोग अपना चाय का कप पूरा करें, मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि ये भी कुछ लाइफ में चांस की बातें होती हैं जिनको हमको एंजॉय करना चाहिए। यू नो, दीज आर वंडर्स ऑफ लाइफ एंड वी शुड हैव आईज एंड ईयर्स एंड विजडम टू एक्सेप्ट एंड एंजॉय दोज वंडर्स। देखिए, तो आज सुबह नाश्ते की टेबल पर मेरी वाइफ जो कभी कभी कुछ पढ़ के सुनाती है, अदरवाइज तो मैं सुनते ही रहता हूँ कुछ और चीज़ें, पर आज उन्होंने मुझे एक कविता पढ़ के सुनाई और ये मैंने सोचा कि मैं आपको शायद शेयर करूँगा। पत्रिका में आज ये छपी है, तो आप लोग जिनके घर में पत्रिका आता है वो पढ़ सकते हैं। बड़ी खूबसूरत कुछ लाइनें मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और फिर ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और शीर्षक है गिनता क्यों है। कई बार ना हम खराब चीजों को ज्यादा गिनते हैं। निराशा के कंकर को चुभता और भीगता क्यों है, बाधाओं का तो काम है रास्तों में आना, रुक मत चलता रहे थकता क्यों है। तो ये ट्रैवल ब्लॉग के लिए इतना अच्छा ये वो कोइंसिडेंस है। क्यों आरंभ से पीछे हटता है, क्यों सबके साथ भी अकेला भटकता है, तुझमें ही सामर्थ्य का समंदर भरा है, जिसे तू बाहर खोज रहा है वो तेरे अंदर ही तो भरा है। मिली हुई क्षमता को खुद से तू छीनता क्यों है, बाधाओं का तो काम है रास्तों में आना, रुक मत चलता रहे थकता क्यों है। और सुनिए, एक विफलता से इतना डरता क्यों है, डर को दिमाग में भरता क्यों है, चलने से पहले हर सफर अधूरा होता है, मीलों का सफर मिनटों में कहाँ पूरा होता है। उड़ान भरेगा तभी तो निकलेंगे पंख बाहर, हवाओं पर इतनी पराधीनता क्यों है, बाधाओं का तो काम है रास्तों में आना, रुक मत चलता रहे थकता क्यों है। और अंत में है, बोया हुआ बीज कभी रातों रात नहीं गिर पाएगा, सब्र कर समय आने पर सब मिल जाएगा, पैरों का तो उसूल है चलना, रुकता क्यों है, मामूली कठिनाइयों के आगे झुकता क्यों है, लक्ष्य भेद कर विजय मार्ग की इतनी चिंता क्यों है, बाधाओं का तो काम है रास्तों में आना, रुक मत चलता रहे थकता क्यों है। तो इससे अच्छा मुझे लगा कि क्या आरंभ हो सकता है हमारी इस ट्रैवल वीक का, जिसके अंदर भी हम यही कहते हैं ट्रैवल करें, एंजॉय करें, और जो लोग नहीं ट्रैवल कर पाए हम उन्हें सुने जिन्होंने ट्रैवल किया है। अब जिस शख्स को हम अभी सुनने वाले हैं, और आज ये बड़ा स्पेशल इवेंट है क्योंकि मैं पर्सनली भी इन शख्स को जानता हूँ और ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, इन्होंने विश्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए हुए। आप लोगों में से अगर जिन्होंने इनका ऑफिस ना देखा हो तो मेरा निवेदन है कि आप जाइए। कुमार साहब, आप कॉफ़ी वॉफ़ी पिला दोगे? हाँ, और देखिए जरा कि मैं और मेरी वाइफ गए इनके ऑफिस में, क्या ग्रीनरी है, मतलब आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए, और उसको कुछ मेरे ख्याल से नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू दिस वंडरफुल जेंटलमैन। और ये देखिए, ये कहते हैं MKDC, और मुझे तो ऐसा लगता है भाई somebody who is mindful, somebody who is kind, dedicated and cheerful. Incidentally, that becomes Manish Kumar Design Cell. Welcome to Manish. So stage is yours. थैंक यू डॉक्टर भरत। आई डोंट इनफॉर्मल और इतना अलग तरीके से प्रेजेंट कभी किसी ने करा है। रिस्पेक्टेड ट्रैवल एंथुजियास्ट, फ्रेंड्स एंड डॉक्टर लाहौटी साहब,
who has given me a chance to speak over here. बहुत ही वर्षों से ट्रैवल धीरे धीरे मेरा एक पैशन बना। कब बना, कब ट्रैवल से प्यार हो गया, आई डोंट नो, बट इट ग्रेजुअली बिकेम अ पैशन फॉर मी। और इसी पैशन के साथ में धीरे धीरे कब 8-10 साल पहले फोटोग्राफी भी लिंक हो गया। आई रिमेम्बर 2015 में मैं जब लद्दाख गया और बाय रोड गया, बाबा फोटोग्राफर था, वो और जब फोटो बाहर आए, फोटोज जब मैंने वो इतने सुंदर लगे तो मुझे लगा कि लेट मी ट्राई एन एग्जीबिशन। अब वो करा, इसके 5 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं। सोलो एग्जीबिशन फोटोग्राफी की लगाता हूँ और ट्रैवल एंड फोटोग्राफी को लिंक करता हूँ। न्यूजीलैंड हम लोग 2 कपल गए। कभी से सुनते आते थे कि न्यूजीलैंड बड़ा सुंदर कॉन्टिनेंट, बड़ा सुंदर कंट्री है और वहाँ पर सेल्फ ड्राइव का बहुत मज़ा है। तो न्यूजीलैंड बकेट लिस्ट में तो था ही था। पहली बार ट्रैवल बाय रोड करी, खुद गाड़ी को भी चलाया। 18 दिन के सफ़र में तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफ़र दोनों आइलैंड्स में, नॉर्थ और साउथ में करा। न्यूजीलैंड जो भारत से एरिया में 12 गुना छोटा है और पॉपुलेशन में 275 गुना छोटा है। न्यूजीलैंड जिसकी टोटल पॉपुलेशन 53 लाख के करीब है, एक निहायत ही सुंदर अनएक्सप्लोर्ड वर्जिन कंट्री जहाँ की का फ्लोरा और फौना आज भी हजारों साल बाद भी कई ऐसे एरियाज हैं विच आर स्टिल नॉट एक्सप्लोर्ड, नॉट टच्ड। नहीं तो इंसान जहाँ जहाँ घुसा है वहाँ पर उसने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो फ्लोरा और फौना को पहुँचाया है। इट इज़ अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इंसान के कदम पड़ने के साथ में सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो फ्लोरा और फौना जाती है। तो न्यूजीलैंड का ये सफ़र, व्हाई आई ट्रेवल, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। हम लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? अधिकतर लोग यहाँ पर, आई थिंक दे आर प्रोफेशनल्स, मोस्ट ऑफ देम दे आर डॉक्टर्स। क्या नहीं होता है हमारे पास में? एज अ प्रोफेशनल हमारे पास खाली समय नहीं होता है। जब समय नहीं होता है तो बिगेस्ट लग्जरी इज फाइंडिंग टाइम इन योर बिजी टाइम फॉर योर पैशन। अगर आप अपने पैशन को पूरा कर पाते हो, अपने बिजी रहने के साथ में आपके पैशन के ऊपर वर्क करते हो, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लग्जरी फॉर मी। अदरवाइज अगर हम पलट कर देखें तो लाइफ इज अ वेरी रूटीन प्रोसेस। अपनी अपनी में सब लोग महारथी हैं, अच्छा काम करते हैं, शिद्दत से करते हैं, पर हम डिफरेंट क्या करते हैं जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाए? हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। तो बहुत साल पहले ये जब चिंतन चालू करा और मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि लाइफ बहुत तेजी से सिमटती जा रही। कब 10 साल गुजर गए, कब 20 साल गुजर गए। तो हाउ टू मेक दिस लाइफ स्लो? हाउ डू वी फाइंड हैप्पीनेस? बिकॉज आप रूटीन में अगर भागते हो तो हो सकता है कि हैप्पीनेस का एहसास नहीं होता, इट बिकम्स मंडेन। हाउ डू वी स्टॉप इट? तो दोस्त लोग बैठे थे तो मुझे एक ऐसा विचार आया कि लेट अस काउंट आवर लाइफ बाय द नंबर ऑफ संडेज वी हैव। तो हमने गिने कितने संडेज बचे हैं। अगर 75 साल की उम्र पकड़ते हैं तो संडेज कितने बचे हैं अपने पास? मेरे अपने पास तो इतने ही संडे, इतने ही दिन तो बचे हैं। तो कैन वी प्लान आवर संडेज डिफरेंटली? फिर वो सोचा, फिर वो संडेज डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? फिर वो सोचा, फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या पसंद है। एक लेवल के बाद में फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जैसे ही खत्म होती है आपकी रिक्वायरमेंट, देन मनी इज ओनली अ मीन्स। देन हाउ डू वी लिव लाइफ? तो वी हैव टू लिव, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड लिव लाइफ फॉर आवर पैशन।
तो मैंने ये डिसाइड करा कि कोई भी फ्रेंड, कोई भी क्लाइंट मुझे अगर बोलेगा कि अपन को ट्रैवल करना है, एट अ 15 days नोटिस आई विल ट्रैवल। 15 दिन आई विल ट्राई टू वर्कआउट एंड आई विल ट्रैवल। ये खुद को एक कमिटमेंट करा। अब उसमें फैमिली साथ में चलती है तो फाइन, फैमिली किसी कारण से साथ में नहीं चलती है तो फाइन, क्लाइंट के साथ जा रहे हैं तो फाइन, क्लाइंट अगर ज्वाइन नहीं करता है तो फाइन, बट आई हैव टू ट्रैवल एंड आई हैव टू टेक पिक्चर्स। मैं ट्रैवल में हमेशा एक डायरी रखता हूँ और वो डायरी दिन में खाली 10 मिनट 15 मिनट मेरा टाइम कंज्यूम करती है, क्योंकि मैंने ये भी एहसास करा कि ये डायरी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम 1 महीने बाद ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन सी सिटी में गए थे और कहाँ हमने खाना खाया और हमने क्या देखा था और उस जगह की क्या इम्पोर्टेंस थी। तो टू कीप दैट मेमोरी अलाइव आई ऑलवेज राइट अ डायरी एंड दिस डायरी इज सो गुड। कई सारे मेरे मित्र जब मेरे से बात करते हैं और बोलते हैं मुझे यहाँ जाना है, तो आई से कि लेट अस सिट। मेरी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, आई कॉल ऑलवेज इट्स अ गजनी मेमोरी। तो मुझे बहुत ही लिमिटेड चीज़ याद रहती है, पर खाली ज़रूरत की चीज़ें याद रहती है। तो दिस डायरी इज सो हेल्पफुल and this diary along with photographs which are noted over here, it becomes a travelogue. So I am happy to share this one travelogue which is New Zealand before you. It is my 18 days journey जिसमें हमने नॉर्थ और साउथ आइलैंड दोनों कवर करा है। यूजुअली लोग न्यूजीलैंड में क्वींसटाउन जाते हैं, क्राइस्टचर्च जाते हैं, ऑकलैंड जाते हैं, लेकिन मेरा ट्रैवल करने का तरीका चैट जीपीटी के आने के बाद चेंज हो गया। तो हाउ आई ट्रैवल, मैं सबसे पहले कंट्री शॉर्टलिस्ट करने के बाद में मैं ये ढूंढता हूँ विच आर द मोस्ट फोटोग्राफिक डेस्टिनेशंस इन दैट कंट्री। वो पूरा लिस्ट आउट कर लेते हैं 10-20 डेस्टिनेशन जो है। फिर उसके बाद मैं गूगल पर जाता हूँ और उन डेस्टिनेशंस को ढूंढता हूँ उसमें ऐसा क्या फोटोग्राफी का है जो मुझे एक्साइट करता है। तो वो 10-20 में से 10 जगह शॉर्टलिस्ट होने के बाद में फिर मैं गूगल मैप पर जाता हूँ और उसको गूगल मैप पर ओरिएंट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। उसको करने के बाद में मेरा बुकिंग एक ट्रैवल एजेंट कराते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी फंस जाए ना तो ट्रैवल एजेंट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू चेंज द बुकिंग्स। पर उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करता हूँ ट्रैवल एजेंट के साथ। वो पूरा ट्रिप जब डेस्टिनेशंस प्लान हो गए उसके बाद में मुझे कहाँ रुकना है, किस तरह की जगह रुकना है, वो जगह कितनी सेफ़ है, क्या मुझे सिटी सेंटर में रुकना है या मुझे आउटस्कर्ट्स में रुकना है, वो प्लान करते हैं। इट टेक्स अ फ्यू डेज़ बट आई एन्जॉय दिस जर्नी ऑफ प्लानिंग इन अ ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रैवल एजेंट ने आपके लिए कर दिया, आपको थाली में खाना परोस दिया, आपने खा लिया। लेकिन जब आप उस जर्नी के थ्रू गुजरते हो वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यू नो द थिंग्स, यू नो द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यू नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट, यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, यू आर इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, यू आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को कवर करते हो। यू आर नॉट जस्ट गोइंग बिकॉज अ ट्रैवल एजेंट हैज़ मेड अ बुकिंग और वही बुकिंग सुबह बस में बैठ के इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, जो थकाऊ भी कई बार हो जाता है। तो the whole idea of travel is, of course there is a huge amount of learning। एक पराए देश में पराए लोगों के बीच में सब चीज़ों को जब प्लान करते हैं तो there is a huge learning। I know Dr. Bharat is very particular about time, so let me get going very fast। So this travel is about silence, sky and space। हम 2 कपल्स यहाँ पर ट्रैवल करें। न्यूजीलैंड आप ट्रैवल तभी करो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ ड्राइविंग। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड सेल्फ ड्राइव, आप उसके एक लेवल बियॉन्ड जाना चाहते हो, यू कैन हायर अ कैरावन एंड यू कैन स्टे इनटू दैट। आपको होटल्स मोटल्स की ज़रूरत नहीं है, बड़ी गाड़ी होती है उसी में सोने का होता है, वो भी कर सकते हो, विच वी डिड नॉट डी। यू लाइक टू ट्रैवल, एक कपल साथ में हो या फैमिली हो या फ्रेंड हो, एटलीस्ट 2 लोग तो ड्राइव करना जानते हो। पूरा रास्ता ही सीनिक है, जगह जगह रुक के जब मर्जी है जहाँ रुक के सेफ जगह रुक के आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो।
I believe whenever I am going on an international tour, this is my belief, it is not a leisure holiday, it is an exploring holiday. So I make it little bit hectic. You are always backpack ready. New Zealand is not a party destination. Most of the New Zealand sleeps by 7 o'clock तक सो जाते हैं. मेरी itinerary में I am a purely Indian vegetarian. So most of the places which we have covered is Indian vegetarian. General notes. न्यूजीलैंड में यूएस डॉलर आसानी से नहीं चलता है तो खाली ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च में चेंज कराए हैं. कई जगह पर कैश भी नहीं चलता है तो यू हैव टू कीप योर इंटरनेशनल कार्ड रेडी विच कैन बी यूज्ड. कई होटल्स कैश में बुकिंग नहीं लेते हैं. गाड़ी की बुकिंग अगर आप कार से ट्रैवल करना चाहते हैं, सेल्फ ड्राइव करना चाहते हैं तो इंडिया से बुक कराइए. देयर आर लॉट ऑफ गुड ट्रैवल्स. जितने ट्रैवल्स के ऑफिसेस हैं सब एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर हैं. कैन बुक इट. ऑफ कोर्स शॉपिंग इज़ नॉट इन दी एजेंडा, लेकिन फिर भी शॉपिंग करना है तो थोड़ा महंगा है तो बाहर देखिए. जितने फ्यूल स्टेशन हैं आप जब भी गाड़ी लेकर जाएंगे दे आर ऑल सेल्फ सर्विस. आपको खुद डालना है, वहाँ पर कोई भरने वाला नहीं है. प्रीफर पेइंग एट द काउंटर नॉट बाय द कार्ड. एक बार हमारा कार्ड ब्लॉक हो गया तो हम वी प्रीफर पेइंग एट द काउंटर. पेट्रोल पंप्स दूरी पर होते हैं, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं तो हमेशा अलर्ट मोड पे रहें कि जैसे ही आधा पेट्रोल ख़त्म हो आप वापस भरवा लें. हर फ्यूल स्टेशन पर क्लीन टॉयलेट्स होते हैं. ट्रैफिक रूल्स ज़रूरी फॉलो करना है. द मोमेंट यू टेक अ कार दे विल गिव यू अ गाइडलाइन ऑफ ट्रैफिक रूल्स. रीड इट वेरी 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 केयरफुली. मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा जो हमारे साथ हुआ. रोड्स आर वाइंडिंग बट सेफ. नाइट ड्राइविंग इज़ ऑल्सो वेरी सेफ. मोटेल्स आर चीपर दैन सिटी होटल्स. सिटी होटल्स में पार्किंग की प्रॉब्लम है. ऑकलैंड में, क्वींसटाउन में. दिस वन प्रॉपर्टी विच इज़ टॉप 10 हॉलीडे पार्क्स, इसकी प्रेजेंस पूरे न्यूजीलैंड में है. दे आर बेसिकली मोटल्स जो थोड़े से आउटस्कर्ट्स में होते हैं. वेरी वेरी कन्वीनियंट. आप वहाँ पर अपना खाना ले जाएं, खाना बनाएं, सब कुछ कर सकते हैं. वेरी गुड, क्लीन एंड रीजनेबल. लेकिन न्यूजीलैंड में एक बात ज़रूर ध्यान रखने की है कि जब हम गए, हम पराठे खा रहे हैं, हम सेव खा रहे हैं, हम परमल खा रहे हैं और आपने प्लेट्स वैसे की वैसे ही रख दी, रूम गंदा रख दिया. यू नो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. एक जगह पर जब हमने पहली बार करा तभी हमको ये लेसन मिल गया कि वी हैव टू ट्राई टू लीव इट एज वी हैव टेकन इट. सो एवरी टाइम व्हेन यू स्टे इन अ प्रॉपर्टी, particularly in a top 10 kind of property, you have to leave it as you have taken it. रूम सर्विस लिमिटेड या नहीं होती है. होटल्स में लिफ्ट, मोटेल्स में लिफ्ट नहीं होता है. चेकआउट स्ट्रिक्टली 10 बजे का है. 10 बजे मीन्स 10 बजे. एज एन इंडियन कई बार हम सोचते हैं 11 बजे चल सकता है ना, लेकिन नहीं चल सकता है. वो आपके ऊपर ही विल टेक इट अदरवाइज. द ओनर वुड टेक इट अदरवाइज. चेक इन 2 बजे के पहले नहीं मिलता है. अगर आप होटल लेट पहुंच रहे हो तो न्यूजीलैंड तो 7 बजे बंद हो जाता है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट एन रिसेप्शनिस्ट टू बी वेलकमिंग यू. अगर आप लेट हो रहे हो, 8 बजे पहुंच रहे हो, 8:30 बजे पहुंच रहे हो, इन्फॉर्म. एक जगह हम 8 बजे के बाद पहुँचे, देयर वॉज नो बडी एट दी काउंटर, नो बडी. हम पौना घंटा तक ढूंढते रहे, अब हम होटल में चेक इन कैसे करें. न्यूजीलैंड 7 बजे के करीब बंद हो जाता है. दुकानें सुबह 8:30 बजे खुल जाती हैं. नाइट लाइफ एक्सपेक्ट मत करें. अब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारा पूरा लगेज गाड़ी में भरा पड़ा है. पूरा लगेज जिसमें वैल्यूएबल्स भी हैं, कुछ भी हैं, सब पड़ा है. तो इट इज़ वेरी सेफ. आप लगेज लॉक कर दो गाड़ी में, आप चले जाओ, आप घूमते रहो, 4 घंटे बाद आओ, आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा. कोई चिंता का बात नहीं है. इटली इज़ नॉट लाइक दिस. इटली इज़ डिफरेंट. आप 10 मिनट के लिए कई बार लगेज छोड़ के जाते हो तो मालूम पड़ता है सब लगेज गायब हो गया. इंश्योरेंस जो गाड़ी का कराते हैं वो डैमेज कवर करता है, बट इट डज़ नॉट कवर लॉस्ट कीज़ एंड इम्प्रॉपर फ्यूल. अगर ये 2 गलती करी तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं करता है. वेजिटेरियन ऑप्शंस आर अवेलेबल बट विद डिफ़िकल्टी. खुद का खाना ले जाना बेहतर है. अगर मेरे जैसे प्योरली इंडियन वेजिटेरियन है तो ले जाना ज़रूरी है. लिमिटेड लगेज ले जाएं, लिमिटेड कपड़े ले जाएं. लॉन्ड्रोमैट हर जगह है, आप अपने कपड़े खुद धो लें. यू डोंट नीड टू टेक इट कि 18 दिन की 18 डिफरेंट ड्रेसेस ले जाना और उसको पूरा उठा के ले जाना है. पैक लाइट, कैरी स्विमवेयर. टैप वाटर इज़ सेफ. हम लोग मार्च अप्रैल में गए विच वॉज अ गुड वेदर.
देर आर सर्टन एक्टिविटीज़ विच नीड्स टू बी प्री बुक्ड, हमने नहीं करी थी। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है, दे सेल आउट वेरी वेरी फास्ट, तो यू हैव टू प्री बुक इट। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। यूजुअली लोग साउथ आइलैंड जाते हैं, नॉर्थ आइलैंड अवॉइड करते हैं। बट टू एक्सपीरियंस इट इन टोटलिटी वन हैज़ टू कवर बोथ दी आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड भी और साउथ आइलैंड भी। डे वाइज मैंने पूरी आइटिनरी बना दी है। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, यहाँ से हम सिंगापुर गए। सिंगापुर में 2-3 घंटे का जो भी हॉल्ट रहा होगा, वहाँ पर हमने टर्मिनल स्काई ट्रेन, तीनों टर्मिनल स्काई ट्रेन से आप घूम लो, गार्डन्स देख लो और अपना टाइम यूज़ कर लो। दो दिन निकल गए, तीसरे दिन हम ऑकलैंड पहुँचे। ऑकलैंड पहुँचते से ही सबसे पहले गाड़ी ढूंढ रही, सिटी सेंटर में रुके। यूजुअली शहर में मैं सिटी सेंटर प्रेफर करता हूँ। अब सिटी सेंटर में आइबिस, नोवोटेल, ये यूजुअली मेरी चॉइस होते हैं। दे आर रीजनेबली प्राइस्ड, गुड फॉर टूरिस्ट, नीट एंड क्लीन, अफोर्डेबल। पर आइबिस में भी 2-3 कैटेगरीज होती है। एक आइबिस बजट होती है, एक आइबिस होती है, एक आइबिस स्टाइल्स होती है। ये मुझे पहली बार मालूम पड़ा। तो हम आइबिस बजट में रुक गए। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी हमको पैसा देना पड़ा और रूम्स वर एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर अ कपल। तो आई वुड एडवाइज आइबिस बजट को अवॉइड करें। इतने छोटे हैं कि 2 लोग एक कमरे में रुकने में और सामान रखने में भी तकलीफ आ जाती है। हमने स्काई टावर, कसिनो और ये 3 चीज़ें देखी और इंडियन रेस्टोरेंट खाना में खाना खाया। नेक्स्ट डे से हमारी एक्चुअली जर्नी चालू हुई। हम ऑकलैंड से बाय रोड रोटोरुआ गए। रोटोरुआ इज़ अ प्लेस इन नॉर्थ आइलैंड विच मोस्टली सभी टूरिस्ट जाते हैं। रास्ते में टिराऊ में ये 2 फनी से स्ट्रक्चर दिखे, दे वर टेम्पटिंग, तो वी स्टॉप्ड। जब हम रुके तो हमको मालूम पड़ा कि ये इंफॉर्मेशन सेंटर है और पब्लिक टॉयलेट्स हैं। तो दे हैव मेड देम सो ब्यूटीफुल, सो लो कॉस्ट। तो एक रोटोरुआ के रास्ते पर जब जाते हैं तो ये रुकने को जगह मिलती है, 20 जगह अपन रुक सकते हैं। हम रोटोरुआ पहुंच गए, 2 बजे के पहले पहुंच गए। 2 बजे के पहले पहुंच गए तो चेक इन तो मिलना नहीं है, तो लगेज को लॉकर रूम में रखा और हम लोग निकल पड़े। तो रोटोरुआ में उस दिन हम क्या करें, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो मैंने स्टडी करा, जॉर्बिंग करा जा सकता है। तो जॉर्बिंग वॉज इन्वेंटेड इन रोटोरुआ। ये एक बड़ी सी प्लास्टिक बॉल होती है जिसके अंदर पानी भरा रहता है और ऊपर छत से 3 रूट्स उनने बना रखे हैं। आई ऑलवेज लुक फॉर सेफ्टी ऑल्सो कि भाई आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म में आप भाई यू आर ऑलमोस्ट टचिंग 60, तो बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म इज़ नॉट गुड। तो आप थोड़ा सोच समझ के करो। लेकिन पूरा समझने के बाद में मैं भी इसमें बैठ गया एंड आई से कि आई एन्जॉयड इट। पूरी रोलिंग करते हुए पहाड़ से वो पूरी बॉल नीचे जाती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स यू रीच इट, बट वर्थ डूइंग इट। रोटोरुआ लेक और रोटोरुआ गार्डन्स आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। रोटोरुआ लेक के अराउंड वॉक करा और रोटोरुआ गार्डन्स में भी हमने वॉक करा। एक हिस्टोरिक बिल्डिंग थी जो यहाँ पर रहती है और अच्छा सुंदर गार्डन, सुंदर। तो दिस वाज आवर फर्स्ट डे ऑफ ट्रैवल। तो पहला दिन हमने इस तरह से इसको व्यतीत करा। नाउ रोटोरुआ में तकरीबन 120 साल पहले यहाँ की आबो हवा को स्टडी करके, न्यूजीलैंड इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड कंट्री, इट इज़, आई वुड से हिस्टोरिकली इट इज़ अ न्यू कंट्री। तो 120 साल पहले उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर क्या स्पीशीज़ लगाएं। तो समबडी सजेस्टेड कि भाई ये कैलिफोर्निया से यहाँ पर अपन पाइन के ट्रीज़ या ये रेडवुड के ट्रीज़ लेकर आएँ और ये लगाएं। आज ये ट्रीज़ तकरीबन 72 मीटर ऊंचे हो गए हैं। 72 मीटर मतलब 24 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर इतने ऊंचे हो गए हैं। और इन्होंने 9 मीटर के ऊपर मतलब 3 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर एक पूरा इस रेडवुड फॉरेस्ट को देखने के लिए एक वॉकवे बनाया है और इसके दिन और रात के टूर्स होते हैं। दिन का टूर भी हमने लिया, रात का टूर भी हमने लिया। रात के टूर में यू सी
थाउजेंड्स ऑफ लैंटर्न्स, आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये लैंटर्न्स हैं, ये ग्लो करती हैं एंड यू कैन टेक अ टूर। तो दिन की ब्यूटी और रात की ब्यूटी डिफरेंट होती है। शाम को हमने बेलवेल जी करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाया। मैंने सब जगह मेंशन कर दिया, देयर मे बी फ्यू पीपल जो मेरे जैसे हों जो इंडियन वेजिटेरियन ही खाते हों, तो मैंने लिख दिया है कि एवरेज भी है और प्राइसी भी है, जहाँ जहाँ जो ऑब्जर्वेशन थे वो लिख दिए हैं। 5वां दिन हम रोटोरुआ से टाउपो की तरफ निकले। रात को हमारा हॉल्ट टाउपो में है, लेकिन ये न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसका नाम है वायो टापू। तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है रोटोरुआ से। ये जियोथर्मल पार्क्स हैं विच आर वेरी अनयूजुअल पार्क्स। न्यूजीलैंड हैज़ लॉट ऑफ वॉल्केनिक फॉर्मेशंस। ये पूरा नॉर्थ आइलैंड में वॉल्केनिक फॉर्मेशंस के लिए जाना जाता है। और जब हम ड्राइव कर रहे थे हमें फर्स्ट वार्निंग मिली कि ड्राइविंग के दौरान वी डोंट हैव टू क्रॉस द लाइन, वी डोंट हैव टू ओवर स्पीड, and they are very particular about it. They know, you will not see them, but they are everywhere. How they are everywhere? मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ड्राइविंग करके रोड को बीच लाइन से क्रॉस करते हो, यू आर नॉट इन द लेन, तो जो लोग वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं वो ही लोग आपकी कंप्लेन कर देते हैं और कुछ मिनटों में पुलिस आ जाती है। तो you have to be particular that you drive very cautiously, you follow the speed limits, you don't overtake unnecessary without proper, आप नहीं क्रॉस करो। न्यूजीलैंड इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। खाली रास्ते पड़े रहते हैं तो मोह आ जाता है, स्पीड बढ़ाने का भी मोह आ जाता है। अब रोटोरुआ जब हम गए, जहाँ फ़ोटोज़ पे मनीष कुमट लिखा है वो मेरे खींचे हुए फ़ोटोज़ हैं, और जहाँ नहीं लिखा है वो गूगल से पिकड अप फ़ोटोज़ हैं। तो वायो टापू जनरल जियोथर्मल पार्क सुबह 8:30 बजे खुलता है। इसके 3 रूट्स होते हैं। आई रिकमेंड टेकिंग ऑल द 3 रूट्स। तीनों रूट्स लेना है, चलना पड़ेगा और कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। इट लुक्ड लाइक अनदर प्लेनेट। मोस्ट कलरफुल एंड यूनिक स्पेस स्कल्प्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्टिविटी, वाइब्रेंट सिलिका पूल्स एंड बबलिंग मूड पल्स। यहाँ एक लेडी नॉक्स गीज़र होता है जो ऊपर टॉप राइट पर है। ये लेडी नॉक्स गीज़र के नाम से है। ये एग्जैक्टली 10:15 बजे मैन्युअली इग्नाइट करा जाता है। इट बिकम्स अ टूरिस्ट स्पॉट एंड यू कैन सी हाउ द फ्यूम्स कम। तो ऐसा लगता है कि आपको एक एक्टिव वॉल्केनो का एक अनुभव होता है। शैम्पेन पूल, पानी पूरी तरह से ग्रीन है। इसका ये शैम्पेन पूल नहीं है, शैम्पेन पूल एक दूसरा है, लेकिन ये ग्रीन पूल अलग है। तो डिफरेंट उसी रीजन में विदिन अ किलोमीटर यू विल फाइंड डिफरेंट कलर्स ऑफ वाटर। ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तब मैंने लिखा, एक ही जगह, एक ही वक्त, एक ही पानी पर 2 रंग, एक नीला और एक नारंगी, क्या हम इंसान भी एक शरीर में 2 चेहरे रखते हैं? वेरी इनडायरेक्ट फिलॉसफी। तो यूजुअली मैं जब मेरी एग्जीबिशन लगाता हूँ तो मैं लिखता हूँ इन फोटोग्राफ्स को। ऐसा नहीं कि मैंने इसको वहाँ लिखा था, एग्जीबिशन के टाइम लिखा था। तो यू विल फाइंड सम थिंग्स विच वी हैव रिटन। वेरी डिफरेंट, बुलबुलाते हुए सरफेसेस, जमीन के अंदर हलचल, सदियों से भरा मेरे अंदर का तनाव अब मेरे बाहरी शरीर पर आ गया। वायो टापू से हमको मालूम पड़ा 20 मिनट की दूरी पर नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, और जहाँ पर गर्म पानी नेचुरल तरीके से एक प्रॉपर टेम्परेचर पर मिलता है, और वहाँ पर हॉट वाटर पूल्स लेना चाहिए, थर्मल पूल्स है। तो आउट ऑफ वे अनप्लैंड तरीके से हम वहाँ चले गए। आई वुड से इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस बिकॉज ओपन पूल्स, चिली वेदर, गर्म पानी, आजू बाजू पूरा ग्रीन, बहुत ही बढ़िया। वहाँ पर रेस्टोरेंट में लिखा था, वी डोंट हैव वाईफाई, सॉरी, टॉक टू ईच अदर। रात को हम टॉपो पहुँच गए। लेकलैंड रिसोर्ट में हम रुके।
मैं सब जगह ये भी बता रहा हूँ कि होटल्स में हम कहाँ रुकें और हमको डेस्टिनेशंस के लिए कितना कितना पेमेंट लगा और हमने कहाँ खाना खाया. मे बी इट कैन बी ऑफ सम इंफॉर्मेशन टू समबडी. खाना इनक्रेडिबल इंडिया में खाया, एक्सीलेंट टेस्ट, हाईली रिकमेंडेड. छठा दिन, अब हमको वाइटापो से वाइटामो जाना है. अगेन इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ आइलैंड, जो अपनी ग्लोवम केव्स के कारण जाना जाता है. यूजुअली टूरिस्ट यहाँ जाते हैं, लेकिन रास्ते में हमने सोचा कि ये ओराकी कोराको थर्मल पार्क जो है, जो आधे घंटे की दूरी पर ही है, लेट अस ट्राई टू कवर इट. और वहाँ से हम लोग वाइटामो चले जाएंगे. तो थोड़ा सा डिटूर करके हम ओराकी कोराको थर्मल पार्क गए. ये एक प्राइवेट थर्मल पार्क है. They have largest silica terraces in the world, most active geysers with vibrant geothermal landscape, saw bubbling mud pools and silent geysers. It is the best geothermal area left in New Zealand as per Lonely Planet. जैसे ही Lonely Planet आता है मेरे लिए ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. तो फिर हम यहाँ गए, and it is one of the only 2 geothermal caves in the world and the largest geyser fields in the country. तो यहाँ यूजुअली लोग नहीं जाते हैं, सब लोग वायो टापू जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ भी गए. एंड अगेन आई कैन टेल यू इट वाज फिनोमिनल, बहुत ही सुंदर था. अब आप देखेंगे कि पूरी घाटी सुलग रही है, पूरी घाटी सुलग रही है, और बीच में से उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं जिस पर ट्रैवलर्स जा रहे हैं. तब मैंने लिखा, आज के ये कोलंबस बेपरवाह और निडर निकल पड़े सुलगती वादियों में. यूजुअली जो भी मैंने लिखा बहुत टेंजेंशियल है, डायरेक्ट कोई को रिलेशन नहीं है. अंदर से जो पहला वर्जिन भाव आया वो लिख दिया. ये एक फ़ोटो लिया. जब लिया तब तो एहसास नहीं था, लेकिन जब बाद में इसको देखा, इस सुलगती धरती में भी हिंदुत्व की निशानी बूझो तो जाने. तो आपको कहीं पर इसमें कुछ हिंदुत्व के चिन्ह दिख रहे होंगे अगर आप गौर से देखोगे तो. लेते टाइम नहीं मालूम था, बाद में कुछ महीनों बाद जब देखा तब ऐसा दिखा, तब लिखा. अब आप इमेजिन करिए, घाटी सुलग रही है और उसके बीच में से आप चल रहे हो, और कुदरत की कैसी कैसी विडंबना है कि एक तरफ फॉरेस्ट है, कुछ सुलग रहा है और कुछ नहीं सुलग रहा है. कब तक सुलगोगे, कब तक सहोगे, फट पड़ोगे बनकर ज्वालामुखी. इंसान और धरती दोनों पर लागू होता है. अब हम वाइटामो ग्लोवम केव्स पहुंच गए. फोटोग्राफी नॉट अलाउड. यू हैव टू रीच 30 मिनट्स बिफोर. ये जो भी फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो बेसिकली मेड अप फ़ोटो होता है ना बाहर, कि आपका फ़ोटो ले लेंगे, क्रिएट कर देंगे, वो वाला फ़ोटो. यू कैन नॉट टेक फ़ोटोज़. मस्ट विजिट ए पिच डार्क केव के अंदर ये जो आपको फाइबर ऑप्टिक जैसी लाइट दिख रही है, ये ग्लो वर्म्स हैं जो जुगनू की तरह चमकते हैं. पूरी दुनिया में मशहूर है ये जगह. ग्लो वर्म्स फेल्ट लाइक फ्लोटिंग अंडर अ स्टारी अंडरग्राउंड स्काई. अच्छी जगह थी, अच्छा एक्सपीरियंस था. यूजुअली सभी टूरिस्ट जाते भी हैं यहाँ पे. और डिनर हमने मिनी इंडिया में खाया. ये टेक अवे डिनर था, अच्छा था. आखिरी दिन नॉर्थ आइलैंड का. अब हम वापसी की ऑकलैंड हमको जाना है, 3 घंटे का रास्ता था. तो कुछ चीज़ें तो यहाँ से डिसाइड करके जाते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ बनती है. ट्रैवल की ये ब्यूटी है कि जब आप खुद प्लान करते हो ना, तो आपका आने का और जाने का दिन नियत है, लेकिन बीच में आप ट्विस्टिंग करते हो. तो हमने सोचा कि अब हमारे पास, अब हम दिन भर ऑकलैंड तो नहीं जाना है, इट इज़ अ सिटी, वहाँ जाके सिटी को देखने में मज़ा नहीं है. तो क्या कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगा ये कोरोमंडल कोस्ट करा जा सकता है. अच्छा, मेरे साथ में मेरे एक कपल थे जो आ गए हैं, मैंने उनको आते हुए देखा है. तो प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी सब मेरी और खाना बनाने की जिम्मेदारी सब उनकी. ठीक है, तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर थी. तो कोरोमंडल कोस्ट की तरफ गए. अब कोरोमंडल कोस्ट इज अ वेरी, आई डोंट थिंक मैक्सिमम टूरिस्ट विल गो ओवर हियर.
यहाँ पे हमने 2 एक्टिविटीज़ करी। एक कैथीड्रल कोव करा जहाँ मैसिव वाइट इग्निम्ब्राइट क्लिफ्स हैं। दे वर मेड तकरीबन 80 लाख साल पहले वॉल्केनिक इरप्शन से बनी। हवा बहुत चलती है जो हमने यहाँ पर स्पीड बोट करी। 3 मस्ट विजिट्स हैं, होहो रॉक्स, स्माइलिंग स्फिंक्स एंड कैथीड्रल को। 2-3 दिन पहले दैनिक भास्कर में होहो रॉक का फोटो आया था। जब आप जा रहे हैं स्पीड बोट में, आप अपने सब वैल्यूबल्स और जूते बीच पर ही उतार दें। चांसेस ऑफ गेटिंग वेट आर हाई एंड मस्ट कैरी सनस्क्रीन एंड गॉगल्स। ऐसी केव भी आती है। जब आप इस केव के अंदर जाते हो, हम सब गुमनाम सफ़र के साथी हर रोज़ अंधेरी गुफाओं में रोशनी की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक बड़ा अनयूजुअल डेस्टिनेशन कोरोमंडल कोस्ट पे था, विच इज़ कॉल्ड एज हॉट वाटर बीच। हॉट वाटर बीच क्या है? आपका बीच है, बीच में तो पानी नॉर्मल है, लेकिन आप जब रेती को खोदोगे तो पानी गर्म निकलेगा। तो लोग अपने अपने स्पाज, अपने अपने पूल बना लेते हैं। अब जब ये पढ़ा तो लगा कि यार यहाँ जाना चाहिए, इट इज़ वेरी गुड। गाड़ी तो खुद की है ही है, तो हम यहाँ पहुँच पड़े। लेकिन ये डिगिंग आप 2 घंटे पहले, लो टाइड के 2 घंटे बिफोर एंड आफ्टर कर सकते हो। उसके पहले जाओगे तो शायद ये पूरा कवर्ड है। तो यहाँ गए और वाकई पानी हॉट था। आपके पास शॉवल रहता है, आप उससे खोद लो रेती और बैठ जाओ। अगेन अ वेरी डिफरेंट प्लेस। खाना खुद ही बना लिया क्योंकि रात को लेट हो गए थे। अब हम नॉर्थ आइलैंड छोड़ के क्वींसटाउन की तरफ जा रहे हैं। क्वींसटाउन इज़ द एडवेंचर कैपिटल फॉर न्यूजीलैंड। जितने यंगस्टर्स हैं वो क्वींसटाउन जाते हैं, वेरी सेफ फॉर एडवेंचर्स, और लॉट ऑफ पीपल दे डू ऑल काइंड ऑफ एडवेंचर्स ओवर हियर। साउथ आइलैंड की ब्यूटी ये है कि इसमें 3000 ग्लेशियर्स हैं, डीप फ्यॉर्ड्स हैं, पॉपुलेशन 1.26 मिलियन। साउथ आइलैंड मतलब आप समझ लो इंदौर से 3 गुना छोटा पूरा आइलैंड, नोन फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़। अगेन क्वींसटाउन पहुंचते ही हमने एक रेंटल लिया। ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, वो फ़ोटोकॉपी कराया। एक क्रेडिट कार्ड से $2 का वो लोग एक ट्रांजैक्शन करके देख लेते हैं आप फर्जी तो नहीं दे रहे हो। कार कंडीशन के चारों तरफ से फ़ोटो खींच के आपको ईमेल कर देते हैं कि भाई हमने आपको गाड़ी इस अवस्था में दी है। कार फुल टैंक देते हैं और कार फुल टैंक रिटर्न करना है। वेरी कन्वीनियंट, कंफर्टेबल सिस्टम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हॉलीडे इन के पास में हम रुके, अच्छा होटल था। लेकिन जब हम घूमने निकले तो जो वॉकवे था, उसी वॉकवे पे जहाँ हैपनिंग एरिया था क्वींसटाउन का, वहाँ पे नोवोटेल होटल था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे आइडिया होता तो मैं नोवोटेल में रुकता था। तो आई हैव पुट इट इज़ अ बेटर होटल, बेटर पोजीशन्ड होटल। बॉलीवुड रेस्टोरेंट में खाना खाया, बहुत बढ़िया, लेकिन एक्सपेंसिव। क्वींसटाउन में पहले दिन जिस दिन हम पहुँचे, वहाँ पे मैजेस्टिक पाइन ट्रीज़ हैं, बहुत ही सुंदर ट्रीज़ हैं। और बहुत ही, ये सिटी इसलिए भी याद है क्योंकि यहाँ हवा बहुत चलती है, विंडी सिटी है। बहुत आराम से हम घूमते रहे, देखते रहे। और वहीं पर उस एरिया में जो एक्टिविटी एरिया है, वहाँ पर हमने नेक्स्ट डे का क्रूज़ करा लिया 2 दिन बाद का, क्योंकि प्लान करके तो हम गए नहीं थे। तो हमने यहाँ जाके क्रूज़ कराया, खाना खाया। पार्किंग होटल में नहीं मिली तो थोड़ी दूर जाके, क्योंकि पार्किंग बहुत लिमिटेड होती है, और थोड़ी दूर जाके पेड पार्किंग में पैसे भरो। कोई होता नहीं है, कार्ड लगाओ, पैसे भरो खुद। आता तो कुछ भी नहीं है, तो सीखना पड़ता है सब चीज़ें ना, कैसे पैसे कैसे भरे। पैसे देना भी चाहते हैं लेकिन भरना नहीं आता है। अब क्वींसटाउन से एक ये बड़ी लेडी, इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति, क्या इंडिया में इतना टाइम है क्या इस तरह का बैठने का? भागती दौड़ती जिंदगी, विचारों से भरा मन, चिंगाड़ते वाहनों से भरी सड़कें, कंक्रीट से बने जंगल, यही जिंदगी थी। यहाँ आकर कुछ समय के लिए ही सही, मौन मन में बस गया।
डे 2 चूँकि एडवेंचर्स हम नहीं ले रहे थे तो हमने रोड से फिर एक्सप्लोरेशन चालू करा। डिसाइड कर लिया कहाँ जाना है, अगेन पूरी रिसर्च करी। वी वेंट टू ग्लेनॉर्की। 1.5 घंटे का ड्राइव था, मोर लाइक अ पिकनिक कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं करने का, चलो पिकनिक पे चलते हैं। खाना वाना ले गए, कहीं जहाँ रास्ते में रुकेंगे वहीं बैठ के खाना खा लेंगे। सीनिक ड्राइव था, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। पूरा रास्ता क्वीन टाउन से ग्लेनॉर्की बहुत सुंदर है। आप हर 10-15 मिनट में मन होता है रुक जाओ उतर जाओ। पेबल बीच पे रुके, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और ग्लेनॉर्की पे जहाँ जेटी पे हम गए, बहुत ही सुंदर पहाड़ों से घिरी हुई, अच्छी लाइट, अच्छा स्काई, मॉन्यूमेंटल पहाड़। और आप देखो इतना बड़ा शिप इतना छोटा सा दिख रहा है, इतना विराट और विशाल पहाड़, कितने बोने हम और कितना विशाल अहम। अब क्वींसटाउन छोड़ के हमको ये वाला दिन हेक्टिक है क्योंकि हमको डाउटफुल साउंड जाना है। यूजुअली दुनिया मिलफोर्ड साउंड जाती है। दो जर्नीज़ हैं जो साउथ आइलैंड में मस्ट होती हैं, या तो आप मिलफोर्ड साउंड जाओ या डाउटफुल साउंड जाओ। मैक्सिमम लोग तकरीबन 80-90% लोग मिलफोर्ड साउंड जाते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि जहाँ सब जाते हैं वहाँ पर नहीं जाना है, कुछ डिफरेंट जगह जाना है। तो मैं साउथ आइलैंड गया। साउथ आइलैंड में मैं डाउटफुल साउंड में गया। उसके लिए सवेरे 6:30 बजे निकला। 10-20 का हमारा क्रूज़ था। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। 172 किलोमीटर का ड्राइव करके हम मानापुरी पहुँचे। और अब हमको ये क्रूज़ करने के बाद में मानापुरी से वनाका तकरीबन 3 घंटे का रास्ता शाम को वापस कवर करना है। जब हम हमारी गाड़ी में पूरा सामान भर के चेकआउट करके निकल गए और हमको मालूम है कि हमको 4-6 घंटे का क्रूज़ करना है और गाड़ी वहीं पार्किंग में ही पड़ी रहना है, यू आर सेफ, नो बॉदर। पहुंच गए, वहाँ से क्रूज़ लिया, लेकिन क्रूज़ के पहले एक शटल लेना पड़ती है। और ये पूरा क्रूज़ और शटल तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है, आना और जाना। क्वींसटाउन से निकल गए हम। जो क्रूज़ एक्सपीरियंस था इट वाज फिनोमिनल। बहुत ही साइलेंस, बहुत ही सुंदर, वर्जिन। कैरी मफलर, कैप एंड ग्लोव्स। हवा बहुत चलती है, ठंडी होती है। उस पर्टिकुलर टाइम में सूरज नहीं था। और रास्ते में ले जाके बीच लेक में, इट इज़ नॉट अ समंदर, इट इज़ अ लेक, एंड दिस लेक इज़ 400 मीटर्स डीप एट सर्टन प्लेसेस। और यहाँ पर 4 से 6 मीटर बारिश एक साल में होती है और तकरीबन 200 दिन बारिश होती है इस एरिया में। और बीच समंदर में ले जाके रोक देते हैं एक जगह क्रूज़ और इंजन्स बंद कर देते हैं, एंड दे रिक्वेस्ट यू टू फील दिस साइलेंस। आप साइलेंस फील करो। और आप आंख बंद करके जब वो साइलेंस फील करते हो तब आपको मालूम पड़ता है एक्चुअली साइलेंस है क्या। वी आर नॉट यूज्ड टू साइलेंस, साइलेंस हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ। फ्यूट्स क्या होते हैं? फ्यूट्स जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं और पहाड़ों को काट देते हैं। अब आप समझो एक बहुत ही मैसिव ग्लेशियर मूव कर रहा है और उसने पहाड़ों को काट दिया, तो 2 पहाड़ों के कटने के बाद में वो जगह को फ्यूट्स बोलते हैं। तो साउथ आइलैंड इज़ नोन फॉर फ्यूट्स। रास्ते की जर्नी, इतना सुंदर रेनबो शायद मैंने कभी नहीं देखा, इतना क्लियर रेनबो नहीं देखा, इतना नज़दीकी से रेनबो नहीं देखा। गॉड हैज़ हिज ओन वे of surprising us. That is why he brought rainbow, almost dark mountains and clouds. ये वो जगह थी जहाँ पर शिप के सब मोटर्स और पंप्स बंद कर दिए। चारों तरफ पहाड़ों से गिरी 400 मीटर गहरी लेक, बीचों बीच में मैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसी साइलेंस मैंने कभी अनुभव नहीं करी। रात को वापस से हम लोग वनाका पहुंच गए। वनाका हम लोग काफ़ी लेट पहुंचे, 11-11:30 बजे पहुंचे। और ये वो जगह थी जहां पर कि हमको चेक इन शायद नहीं मिला। हम लोग संघर्ष करते रहे कि चेक इन मिल जाए, तो नहीं मिला। रात को 11:30 बजे पहुंचे हम लोग वनाका। 8 बजे रिसेप्शनिस्ट जा चुका था। हमने उसको इन्फॉर्म नहीं करा था। एक जगह जहाँ की पॉपुलेशन ही 200-400 होगी, अब उसमें उस रिसेप्शनिस्ट को कैसे गुस्से फ़ोन लगाओ तो फ़ोन उठता नहीं था।
तो एक बार की तो बड़ा हैरान हो गए कि अब क्या करेंगे, लेकिन किसी तरह से वो पकड़ में आ गया और हमको जगह मिल गई। हमारी बुक करी हुई जगह के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा। अब वनाका से अगली 2 रात हमारी फ्रेंड्स जोसेफ में। ये वो डेस्टिनेशंस हैं जो यूजुअली टूरिस्ट नहीं जाते हैं, यूजुअली लोग नहीं जाते हैं। चूँकि रात को लेट हो गए थे, सुबह लेट उठे, क्योंकि हमको 285 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। जितने भी सफ़र है देख के लोगों को लग रहा है कि मनीष जी क्या करते हैं, लेकिन दे आर सो, यू हैव टू एन्जॉय द होल जर्नी, हैज़ टू बी एन्जॉयड। दे आर सो ब्यूटिफुल, इट इज़ ऑल नेचर, तो दैट हैज़ टू बी एन्जॉयड। और ये वाली जर्नी हम हास्ट पास से गुजरने वाले हैं। हास्ट पास इज़ अ लवली लवली नेचुरल लैंडस्केप। लेकिन सुबह वनाका में ये जो ट्री आप देख रहे हैं ना, ये ट्री दुनिया का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ करा जाने वाला ट्री है। इट इज़ द मोस्ट फोटोग्राफ ट्री। हमारे होटल से 3 मिनट के रास्ते पर, यहाँ पर मैंने और वंदना ने गाना गाया। और उसके बाद में हम पजलिंग वर्ल्ड और लेवेंडर फार्म गए। पजलिंग वर्ल्ड बच्चों के लिए देखा, वापस बाहर निकले। लेवेंडर फार्म्स इस वक्त ब्लूम नहीं करते थे, वापस बाहर निकले। और एक इंटरनेशनल एयर शो हो रहा था, वो ज़रूर हमने देखा। पर ये जो ट्री है, तकरीबन 70 साल पहले एक ब्रांच लाके, दिस इज़ नाउ द आइकॉन ऑफ न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेंस, इट टॉक्स अबाउट 30-80 साल पहले एक विलो ब्रांच यहाँ लगाई गई, आज यह खूबसूरत ट्री बन गई है। दिस ट्री इज़ सिंबल ऑफ होप, रेजिलियंस एंड ब्यूटी। इट इज़ न्यूजीलैंड्स मोस्ट फोटोग्राफ्ड आइकन, वनाका ट्री। चारों तरफ पहाड़ी से घिरा, इंटरनेशनल एयर शो, दुनिया भर के लोग आते हैं इसको देखने। हमको तो मालूम ही नहीं था, हमने कहा भीड़ क्यों लगी है, हम भी रुक गए। तो हमने देखा यहाँ कुछ हो रहा है, तो हमने कहा इतनी भीड़ है तो अपन भी रुक के देखते हैं। तो एक इंटरनेशनल एयर शो था, जहाँ पहाड़ियों के बीच में दुनिया भर के एयरक्राफ्ट्स करतब दिखाते हैं। अब जो हमारा ड्राइव है, वनाका से दिन में हम निकले फ्रेंड्स जोसेफ जाने के लिए। ये हास्ट पास से निकलता है, और ये हास्ट पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में आता है, जिसका नाम है माउंट एस्पिरिंग नेशनल पार्क। इतना अद्भुत लैंडस्केप मैंने नहीं देखा। रोड के एक तरफ ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रोकली, डेंस ब्रोकली लगा दी है, डेंस ब्रोकली। मतलब देख के लगता है कि कुदरत ने ये जो लैंडस्केप क्रिएट करा है, दिस इज़ फिनोमिनल। यहाँ पर एल्पाइन पैरेट्स पाए जाते हैं। ये 800 साल पुराना इकोसिस्टम है, 800 साल से अनडिस्टर्ब्ड एरिया है ये वाला, नथिंग हैज़ हैपेंड ओवर हियर। और इसके दूसरी तरफ, रोड के ही दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में समंदर है। शाम को हम फॉक्स ग्लेशियर और फ्रेंड्स जोसेफ पहुँचेंगे। बहुत ही खूबसूरत रोड ट्रिप थी, मेमोरीज में है। और जाते जाते यकायक गायें दिखी, अरे बॉस इंडिया की याद आ गई, चलो उतरो देखो फ़ोटो लेते हैं। अब मैं फ़ोटो लेने के लिए नीचे उतरा इस रोड के ऊपर। आप देखोगे हर गाय मेरे को देख रही है, हर गाय। फॉर देम आई एम एन एलियन, ठीक है। अचंभित गायें, हर गाय मुझे एकटक देखती, आक्रमण की मुद्रा में, उनके लिए मैं एलियन हूं। रास्ते की जर्नी जब हम पहाड़ों से गुजरे हैं, सोने से दमकते शिखर, क्यों सोने के पीछे लोग और देश दौड़ रहे हैं? असल सोना तो इन पहाड़ों के शिखर पर है। फ्रेंड्स जोसेफ पहुंच गए। अगेन टॉप 10 हॉलीडे पार्क्स। टॉप 10 हॉलीडे पार्क्स ने हमको बहुत सेटिस्फेक्शन है। इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल होटल, लिफ्ट से जा रहे हो, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। आप आपका कैरावान से लाओ या गाड़ी से लाओ, आपकी कॉटेज के सामने खड़ी करो और यहीं पर रुक जाओ। 3 बेडरूम अपार्टमेंट। यहाँ से हेली हाइक होती है, जब आप हेलीकॉप्टर से जाते हो और ऊपर पहाड़ पर 1-2 घंटा आप रुक सकते हो। हमने बोला हम करेंगे, बोले सर नॉट अवेलेबल, बुकड इन एडवांस। रिक्वेस्ट करी, मन्नतें करी, नहीं सर नॉट पॉसिबल, कुड नॉट बुक इट। फिर हमने कहा कि यार अब हेली हाइक नहीं हो रहा है तो चलो हेलीकॉप्टर राइड ले लेते हैं, तो हेलीकॉप्टर राइड लिया। फ्रेंड्स जोसेफ ग्लेशियर इज़ अ यूनिक ग्लेशियर। इट इज़ द मोस्ट फास्ट मूविंग ग्लेशियर
एंड मोस्ट सेंसिटिव ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ हम लोग रुके, इस एरिया में रुके। यहाँ की पॉपुलेशन है 438। 18,000 साल पहले ये ग्लेशियर मेल्ट हुआ और इससे एक लेक मानापुरी बना। ये लेक तकरीबन 25 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर है, 80 मीटर डीप है। और फॉक्स ग्लेशियर फ्रेंच जोसेफ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक और टाउन है। अब कुछ करने का था नहीं, हेलीकॉप्टर राइड हुई नहीं, तो हमने कहा चलो अपन एक काइकिंग का टूर ले लेते हैं। लास्ट मोमेंट डिसीजन, काइकिंग करी। ज़िंदगी में काइकिंग कभी करी नहीं, लगा कि हो जाएगी। अब 2-4 किलोमीटर जब आपको रोइंग करना है, यूँ करना है, तो मालूम पड़ता है कि क्या हालत हो गई है ना। तो वो हमको मालूम पड़ा। ऑफ कोर्स सब वो देते हैं। अब ये जब काइकिंग करके हम पहुँचे तो हम एक रेन फॉरेस्ट में पहुँचे जो 1000 साल पुराना था। और न्यूजीलैंड का जो नेशनल बर्ड है कीवी, कीवी को यहाँ पर संरक्षण करा हुआ है। लेकिन कीवी नेशनल बर्ड तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंडर्स हैव नॉट सीन इट। इट इज़ अ वेरी वेरी शाय बर्ड, नोबडी हैज सीन इट। वापस 45 मिनट कायक करके वापस आए। क्या करें, अब फिर अनप्लान्ड था। चलो वो वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वापस एक अपन हॉट टब में करते हैं। तो हमने ये लकड़ी के हॉट टब्स होते हैं, वुड फायर्ड हॉट टब्स अंडर स्टार्स, नेचुरल सराउंडिंग। और वेरी बिजी, यहाँ पे भी बुकिंग नहीं। फिर बहुत मिन्नत करी तो उसने आखिरी बुकिंग में हमको दे दिया। वेरी गुड एक्सपीरियंस। किंग टाइगर में खाना खाया, बहुत बढ़िया इंडियन फूड मिल गया हमको। 13वां दिन फ्रेंच जोसेफ से पूना काइकी। ये जितने नाम मैं बोल रहा हूँ, ये नाम अमूमन रूटीन टूरिस्ट की लिस्ट में होते ही नहीं हैं। दे आर ऑल डिफरेंट, क्योंकि ये नाम निकालने के जो तरीके हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। इसमें एआई का बहुत उपयोग करा है मैंने। तो मैंने बताया कि मैं किस तरह से मेरा ट्रैवल प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर पूना काइकी जो है ये बहुत ही अच्छा एरिया है। तो यहाँ पर हम लोग गए तकरीबन 220 किलोमीटर। रास्ते में रेन फॉरेस्ट और ग्लेशियर व्यू पॉइंट पर हमने वॉक करी। एक हमने हेलीकॉप्टर राइड करी। ये रास्ता, अब देखिए ये रास्ता कितना सुंदर है। दिस रोड लीड्स टू माई ड्रीम होम। रोड के साथ बहती कलकल नदी, हरे भरे पहाड़, बादल ऐसे जो हाथ से छू लो, बर्फ से लदे पहाड़ों की चोटी और मनुष्य का छोटा जीवन। क्या रखा है शहरों में रहने में। ग्लेशियर, हेलीकॉप्टर से ऊपर पहुंच गए। अब आपको खाली 10 मीटर में ही घूमने की इजाज़त है, इतना सा एरिया। आजू बाजू छोटा मोटा फ़ोटो खींच लो। हेली हाइक इज़ अ बेटर, इट इज़ एक्सप्लोरेशन, जो नहीं मिला। पर हेलीकॉप्टर से कुछ फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ गए। बादलों का सीना चीर बनी पहाड़ों की तकदीर। अभी मैं ऊपर हूँ और बादल नीचे हैं। ऊंचाइयाँ और मुकाम उसे ही हासिल होता है जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। फिर से हेलीकॉप्टर से, ये कौन चित्रकार है। बर्फीले पहाड़ों से गुजरी नदी से तराशे पत्थर, नीले अंबर से प्रेरित नदी, कुछ तिनके पेड़ों से लेकर जिन्हें कुदरत ने कुरेदी ये तस्वीर। पूना काकी पहुंच गए। अब रास्ते में एक गांव आया। उस गांव का नाम था होकिटिका। और वो 5-7 दिन बाद ये सब आर्टिकल्स वापस नदी में समंदर में बहा देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर कल्पनाओं का संगम था ये जगह। और पूना काकी की जो होटल थी उसका नाम सीनिक होटल था। बहुत सुंदर होटल था, समंदर के किनारे था। अब ये जो जगह है पूना काकी पैनकेक्स एंड ब्लो होल्स एंड सील एडवेंचर, ये पैनकेक्स कैसे बने आज भी साइंस इसको एक्सप्लोर कर रहा है। 5 मिनट के रास्ते पर मेरे होटल से 1.5 किलोमीटर का वॉक। तस्मान सी की जो वेव्स हैं उन्होंने लेयर्ड लाइमस्टोन फॉर्मेशंस क्रिएट करें। दे आर स्टेक्ड लाइक पैनकेक्स। अननोन रीज़न, साइंस से स्टिल ट्राइंग टू फिगर कि ये बने कैसे होंगे।
3 से 3.5 करोड़ साल से ये प्रोसेस चल रहा है. Remains of marine and plant life deposited 2 kilometers below seabed got converted to limestone under immense pressure. Mighty Tasmanian Sea crashes into these iconic creations. समय नहीं था, प्लान नहीं था, ट्रूमन ट्रैक जाना चाहिए था. कोई व्यक्ति अगर इस जगह को प्लान करे, ट्रूमन ट्रैक जा सकता है. आज लैंडस्केपिंग में लोग लगा देते हैं ना पत्थर की, हम लोग भी लगा देते हैं पत्थर के प्लेट्स. ये नेचुरल फॉर्मेशन, दिस इज ऑल नेचुरल. दरिया का स्वभाव बहना और टकराना, पहाड़ का स्वभाव अडिग खड़े रहना, स्वभावों में भिन्नता फिर भी सदैव साथ साथ, एक दंपत्ति की तरह. ये पूना काकी के सीन्स हैं. आप देखेंगे 3 पिलर्स पीछे दिख रहे हैं और एक चट्टान सामने की तरफ दिख रही है. मेरा मंदिर भी यही, मेरा मस्जिद भी यही, ब्रह्मा विष्णु महेश भी यही, पत्थरों के बीच बहते पानी का झरना, मेरे ध्यान की जगह भी यही. पूना काकी से आगे बढ़े, रास्ते में एक तौरंगा बे सील कॉलोनी आता है. तौरंगा बे, 15 किलोमीटर का डिटूर करा, 10-15 मिनट का ट्रैकिंग करा और सील्स की कॉलोनी दिखी. सील्स बहुत शाय क्रीचर है और कॉलोनीज़ में रहते हैं. सोशल ग्रुप होता है और ब्लैक कलर के सील, ब्लैक कलर के पत्थर और येलो और ग्रीनिश कलर का फंगाई एक अद्भुत कंट्रास्ट पैदा कर रहा था. अब वहाँ से 15वां दिन हम नेल्सन पहुँच गए. अब नेल्सन से हमको काईकूरा जाना है. काईकूरा, अब इसमें से कई सारे नाम जो लोग न्यूजीलैंड प्लान भी कर रहे हैं ना, उन लोगों ने शायद नहीं सुने होंगे. फिर 250 किलोमीटर, लेकिन 250 किलोमीटर मीन्स 3 घंटा. 3 घंटा गूगल पे लिखा था, लेकिन एक्चुअल हमको 4 घंटा लगा. हम लोग आराम से चले, पहुंच गए. अब पहुंच गए तब मैंने देखा जहां हम होटल में रुके हैं या जहां जगह पर हम रुके हैं, घने काले नीले बादल, लेकिन एक छोटी सी पहाड़ी पर रोशनी. बहुत ही कम इस तरह के दृश्य मिलते हैं जब कुदरत एक छोटे से एरिया के साथ पार्शलिटी कर देती है. जब बादल इतने घने और गहरे और सब तरफ अंधकार, इस बस्ती में रोशनी कैसे? हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है. पॉजिटिविटी, इसका टाइटल मैंने रखा पॉजिटिविटी. काईकूरा अपार्टमेंट की लोकेशन बढ़िया, बीच के फ्रंट पे. हम काईकूरा लग्जरी अपार्टमेंट में रुके और वेल वॉचिंग टूर लिया 3 घंटे का. इस वेल वॉचिंग टूर में हमने डॉल्फिन, सेल्बेट्रॉस देखे, ब्लू वेल देखी. चूँकि समंदर के रास्ते से जाना है, सी सिकनेस होने का चांस रहता है, तो जब आपको दवाई लेना चाहिए. हेलीकॉप्टर भी ब्लू वेल दिखाता है और दोनों की कीमत एक है. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हेलीकॉप्टर टूर लेना था, क्योंकि शिप से मैंने वेल बहुत दूरी पर देखी. हेलीकॉप्टर हो सकता है शायद बेहतर वेल दिखाता, तो आई हैव पुट इट इन माई नोट्स. 16वां दिन काईकूरा से लेक टिकैपो. अब रिटर्न जर्नी चालू हो गई. अब हम क्वींसटाउन, क्राइस्ट चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं. अब एक ही डेस्टिनेशन रह गया था, टिकैपो का. 400 किलोमीटर ड्राइव करना है. रास्ते में एक जगह वापस से पुलिस ने हमको रोका ओवरटेकिंग के प्रयास में, और हमारे ऊपर $600 का न्यूजीलैंड डॉलर का फ़ाइन लगाया, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड उनके पास में था. और 72 घंटे के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करा एक व्यक्ति का. रास्ता, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे. बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिफरेंट रास्ते. अंबर भी नीला, पहाड़ भी श्वेत और नील, दरिया भी नीला. अचानक किसने बना दी ये रेखा पहाड़ और दरिया के बीच? लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. लेक टिकैपो पहुंच गए. सॉल्ट पेपर्स में रुके, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज ऑफ द ट्रिप. ये एरिया थोड़ा महंगा है, मेरे ख्याल से ये न्यूजीलैंड का बहुत ही टूरिस्टिक इलाका है.
कई इंटरनेशनल लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करे हैं और वो किराए पर भी इस जगह को चलाते हैं। एक हमको कोई मिल गई थी लेडी, तो उसने कहा आप भी इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पर स्टार गेजिंग होता है। अब स्टार गेजिंग करने का मन, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। बुक करने गए, बोले सर नॉट अवेलेबल। बहुत रिक्वेस्ट, बहुत मिन्नतें, भाई कर लो, नहीं, अच्छा ठीक है करते हैं। करा, बुक करा, पैसे दे दिए, फ़ोन आया, बोले सर कैंसिल हो गया, क्लाउड से आज। तो देर आर अनसर्टेनिटीज़। अब यहाँ पर हमने बीकानेर वाला में खाना खाया, शाम को जब हम पहुँचे तब, और लेक टिकैपो में हमने साइकिल चलाई। और ये स्टार गेजिंग जो है, इस तरह का एक गूगल का फ़ोटो है जो मैं ले नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर एरिया होगा जो लेवेंडर फार्म्स के साथ में है। दुनिया भर के फ़ोटोग्राफर्स यहाँ जाते हैं। तो मेरी ट्रिप में हमेशा फ़ोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन जगहों पर जाऊँ तो थोड़ी सी ऑफबीट भी हो जाती है, क्योंकि हर टूरिस्ट वहाँ नहीं जाता है। टिकैपो से हम क्राइस्ट चर्च पहुँच गए, 90 किलोमीटर्स। रास्ते में एक गार्जियन करके शॉपिंग का एरिया था, जहाँ शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ली। 5 बजे बंद हो जाता है। आइबिस में रुके, गाड़ी का फुल टैंक वगैरह सब कराया। शाम को डोसा खाया, 18 दिनों में पहली बार। बीकानेर वाले के यहाँ पर भी खाना खाया और रिटर्न जर्नी चालू हो गई। न्यूजीलैंड में जाकर एक एहसास हुआ, और बहुत ही गहरा, बार बार स्ट्राइक करता हुआ, कि व्हाट इज़ द पर्पस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्या हम लोग नोमैड्स जैसे नहीं रह सकते हैं, खाना बदोश जैसे? अभी तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास में। क्या हम लोग इस तरीके से नहीं रह सकते हैं कि हम 2 महीना काम करें इंदौर में और 1 महीना दुनिया घूमें? वी आर ऑल अ ट्रैवल एंथुजियास्ट ग्रुप। जो पॉसिबल लगता है, वहाँ पे बैठ के भी घंटा 2 घंटा आप काम कर लो, कहीं पर भी जाओ, तो आप दुनिया घूम सकते हो, आपका शौक़ पूरा कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। ये शौक़, ये वाला ख्याल कई बार 2:1 के रेशियो वाला बहुत बार स्ट्राइक करा कि इसको करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन वही है कि आप जब वापस आते हो तो दुनियादारी में गुम हो जाते हो। तो नोमैडिक लाइफ में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। इस जगह के बाद में की एक्टिविटीज़ दैट नीड्स टू बी प्री बुक्ड, ग्लोवम केव्स। आप रात को मिलफोर्ड साउंड में क्रूज़ भी ले सकते हो। एक ही क्रूज़ चलता है, आप रात को पहाड़ों के बीच में साइलेंस में क्रूज़ के साथ में जा सकते हो। हेली हाइकिंग जो हम नहीं कर पाए, ओवरनाइट मिलफोर्ड साउंड हम नहीं कर पाए, व्हेल वॉचिंग हेलीकॉप्टर से हम नहीं कर पाए, है ना। सीनिक हेलीकॉप्टर राइड कर लो, डार्क स्काई टूर हम नहीं कर पाए। तो कई सारी चीज़ें जो हम मिस कर गए, उसकी प्री बुकिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड द जर्नी कंटिन्यूज। थैंक यू सो मच। लेट्स गिव अ बिग हैंड अगेन। लौटने की इच्छा नहीं हो रही है मनीष, ऐसा लग रहा है वहीं पे बैठा रह जाए। चलिए दोस्तों, अब हम है ना इस प्रोग्राम के अब अगले पड़ाव के लिए डॉक्टर भावेश अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक नई चीज़ शुरू करें, प्राइज क्वेश्चंस। सो न्यूजीलैंड में आदमियों से ज़्यादा कौन सी चीज़ है संख्या में? सॉरी, काउ इज़ द रॉन्ग आंसर। सॉरी, शीप इज़ द करेक्ट आंसर। किसने बोला शीप? या लेट्स गिव अ बिग हैंड टू हिम। 5 गुना आदमियों की संख्याओं से 5 गुना ज़्यादा भेड़े हैं वहाँ पर। ग्रेट सर। दूसरा प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का जो मैप है वो एक और कंट्री से बहुत क्लोजली मैच करता है, वो सबको पता होगा। यस? नहीं, जापान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, जापान बहुत अलग है। हाँ, नहीं, इजराइल नहीं, नहीं, सॉरी। यस, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में और इसमें? दिस जस्ट 1 स्टार, just 1 star. Let's give a big hand. Yes. So the second prize also goes for you. Thank you.
Okay, Dr. Bhavesh, let's go to the mystery now. थैंक यू मनीष सर, न्यूजीलैंड की अद्भुत यात्रा पे हमको ले जाने के लिए। आई थिंक बचपन में जो हम फेरी टेल्स पढ़ा करते थे उसी तरह का कुछ देश है, और मनीष सर ने हमको सुनाया भी फेरी टेल की तरह ही है उसके बारे में। यात्राएं अभी और भी हैं। हमारी नेक्स्ट जो यात्रा है वो वॉन एलन बेल्ट की है, बट उसके पहले एक औपचारिकता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो ट्रैवल ब्लॉग का इवेंट रहता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट इवेंट है, तो हमारे स्पॉन्सर्स का एक बहुत अहम रोल रहता है जिसकी वजह से हम लोग ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इस बार जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो हैं वॉल्फ कासा फर्नीचर्स, और उन अपनी बात कहने के लिए मैं वॉल्फ कासा के जो ओनर हैं मिस्टर अर्पित काबरा, उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। थैंक यू डॉक्टर लावटी साहब, डॉक्टर बंग, हमको एक छोटा सा मौका देने के लिए, आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। वुल्फ कासा से मैं अर्पित काबरा, आर्किटेक्ट, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इंटीरियर मॉल वुल्फ कासा। पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लें। कहते हैं कि घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता है, घर आपके सपनों के अक्स से बनता है। आज से कुछ समय पहले हम 4 दोस्तों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कैन वी बिल्ड अ लैंडमार्क इन द हार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया दैट स्टैंड्स अलोन इन इट्स ग्रैंडियर एंड इट्स कॉन्सेप्ट। एक ऐसा शोरूम जो पूरी तरह वन ऑफ अ काइंड हो। इसी एक सवाल ने जन्म दिया वुल्फ कासा। रिस्पेक्टेड गेस्ट्स एंड डिग्निटरीज, स्वागत है लग्जरी के एक नए दौर में। वुल्फ कासा सिर्फ फर्नीचर बेचने के लिए नहीं बना, इट इज अ ट्रिब्यूट टू दैट मैग्निफिसेंस वेयर योर होम इज नो लॉन्गर जस्ट 4 वॉल्स बट अ लिविंग मास्टरपीस। यह एक ऐसा ब्रिज है जो दुनिया की बेहतरीन आर्टिस्ट्री को सीधे आपके घर तक लाता है। वुल्फ कासा को डिजाइन करते वक्त हमारा विजन बहुत साफ था। लग्जरी का मतलब सिर्फ एक महंगा फर्नीचर नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। हमारा मानना है कि एक खूबसूरत घर बनाना एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। अक्सर एक परफेक्ट होम तैयार करने के लिए कई अलग अलग दिशाओं में हमें भटकना पड़ता है। सोफा कहीं और, लाइटिंग कहीं और, टाइल्स या सैनिटरी कहीं और, आर्टिफैक्ट्स कहीं और। हमने सोचा क्यों न इस पूरे प्रोसेस को एक लग्जरी एक्सपीरियंस बना दिया जाए। इसलिए हमने वुल्फ कासा को एक वन रूफ सॉल्यूशन के रूप में तैयार किया है। यहां आपकी अपनी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए अलग अलग। जब आप हमारे दरवाजे से अंदर आते हैं तो आप उस ग्लोबल कैटलॉग को एक्सेस करते हैं जिसे हम पूरी दुनिया से सिर्फ आपके लिए चुनकर लाए हैं। टाइल्स से लेकर टेपेस्ट्री तक और कॉन्सेप्ट से लेकर फाइनल डेकोर तक सारी जटिलताओं को संभालते हैं हम, ताकि सिर्फ आप अपने घर को संवारने। वुल्फ कासा का विजन केवल घरों तक सीमित नहीं है। होम डेकोर के साथ बहुत जल्द हम कॉर्पोरेट ऑफिस, लग्जरी होटल्स, हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अपनी नई सीरीज पेश करने वाले हैं। हमारा कमिटमेंट सिर्फ फर्नीचर देने का नहीं, बल्कि आपको उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनाने का भी है। इसलिए अगर आप इंटरनेशनल टूर के जरिए अपनी पसंद का फर्नीचर खुद चुनना चाहते हैं, तो हम आपको सीधे दुनिया के डिजाइन कैपिटल्स ले जाते हैं, जहां आप खुद फैब्रिक को टच करके, वुड को फील करके अपना मास्टरपीस खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। At Wolf Casa, we aren't just building interiors, we are building the backdrop of your life. We invite you to the experience at Wolf Casa
Our purpose is not just to fill your house with furniture, it is to breathe a soul into every corner of your home. We invite you experience this new era of global luxury. आइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखिए। धन्यवाद। कहते हैं कि घर हेलो, थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे पार्टनर्स को ओनर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपके सामने। मिस्टर दीपक शर्मा, मिस्टर कपिल जैन, ये शोरूम आपके लिए फीनिक्स मॉल के पास में झलारिया बाईपास मेन रोड पर खुला है। आप कभी भी अपना वक्त लेकर आएं, जो भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं या जो कंसल्टेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कृपया हमारे शोरूम पर आएं, हमसे कोऑर्डिनेट करें, हमसे कॉल कर बात करें। हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू। Thank you, Wolf Casa and team for sponsoring this event. सर मैं रावत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक ऐसी कोई जगह जो कि पृथ्वी से कुछ हजारों किलोमीटर्स दूर हो, हाँ उतने किलोमीटर ऊपर, और अगर कोई कहे कि मैं वहाँ की जर्नी करके आया हूँ जहाँ सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही जाते हैं, जहाँ पर रेडिएशन है, जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, जहाँ पर लोग बाग घबराते हैं, तुरंत वहाँ से निकलना चाहते हैं। मुझे नहीं पता हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे और क्या सुनने वाले हैं। और जिनको मैं पहले बुलाने वाला हूँ वो तो एक ऐसे हैं व्यक्ति जिन्हें आप सब जानते हैं। वो अपने सारे काम बिल्कुल बेखूबी से जोर शोर से करते हैं, जो करते हैं घनघोर करते हैं। डॉक्टर घनघोरिया प्लीज़ आइए, वेलकम। तो नीमच से झंडा गाड़ कर अब इंदौर के अंदर, हम लोग पहले बिल्कुल ऐसे थे कि पत्रिकाओं में, मैगजीन्स के अंदर एमवाई अस्पताल का नाम में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी सुनते थे। अब ज़रा कुछ अच्छी तस्वीरें आने लग गई हैं, तारीफ़ों की बात होने लगी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये मुकाबला दे रहे हैं, और फेसबुक पे मैं और अखबारों में मैं पढ़ता रहता हूँ। वी फील वेरी हैप्पी दैट अ पर्सन लाइक यू आर हेयर इन इंदौर एज डीन, प्लीज़। अच्छा, पहली में मैंने एक बार ना डॉक्टर अरविंद से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि पैथोलॉजिस्ट मतलब फिजियोलॉजिस्ट अगर वाइफ हो और पैथोलॉजिस्ट वाइफ हो तो क्या अंतर है? तो डॉक्टर अरविंद ने कहा कि जो सारी बातें ठीक ठीक बताए, अच्छी अच्छी बताए, उसकी वाइफ फिजियोलॉजिस्ट है। हेलो। हाँ जी डॉक्टर अरविंद, थैंक यू सर। तो इसलिए आप जो बोलोगे उसके बाद में फिर मैडम बोलने वाली। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीबडीज एंड ऑल डिग्नेटरीज। तो आज की एक इंटरेस्टिंग यात्रा है, वो साझा करने वाले हैं हम लोग, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर। मैं सिर्फ नटशेल बताऊंगा, बाकी डिटेल्स में वो बताएंगी। तो हिमालय की कसार देवी हिल एक इंटरेस्टिंग है। आप हम लोग जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, नैनीताल के जब अल्मोड़ा पहुंचते हैं तो अल्मोड़ा के ऊपर एक ऐसी जगह है, एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक एक और डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ सोल एंड बॉडी की यात्रा है। एक पावरफुल माउंटेन है जो लेसर हिमालयन रेंजेस हैं, और ये अल्मोड़ा के ऊपर 2116 मीटर की हाइट्स पर उपस्थित है। यात्राओं से जीवन बनता है, यात्राओं ने लोगों को सिखाया है। निसंदेह हम बहुत सीखते हैं, और यात्राएं सीखने का बड़ा माध्यम भी है। जैसे मनीष सर ने बताया, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट न्यूजीलैंड। तो एक चाइनीज़ दार्शनिक हैं लाओ, उन्होंने यात्रा पे एक बात कही है जो सब लोग जानते हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ए जर्नी ऑफ दी 1000 माइल स्टार्ट विथ ए सिंगल स्टेप। तो यात्रा है, जीवन एवं संसार एक गुत्थी है जिसे यात्रा ही सुलझा सकती है। आज हम गूगल पर हैं, आज हम दूसरे प्लेटफॉर्म, लेकिन जब हम खुद ट्रेवल करते हैं, खुद वॉक करते हैं, और तो वो बात अलग होती है। ऐसा कहा जाता है जब ट्रेवल करते हैं
हम सीखते हैं, फ्लाई करते हैं, सीखते हैं, लेकिन जब हम पैदल यात्रा करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, सीखने लगते हैं। इसलिए लोग आज भी नर्मदा यात्रा हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो कुछ बात बताना चाहता हूँ, कुछ यात्रियों के जो इंटरनेशनल और लीजेंडरीज जो यात्री हैं उनके बारे में बताऊँगा। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नानक साहब की, कि नानक साहब ने उनकी यात्राओं को उदासियाँ कहा गया और 24 साल में 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस देश से विदेश, लंका से लेकर ईरान इराक तक की यात्रा करने वाले बड़े ही डिफरेंट पर्सन नानक साहब, उन्हें हम सब याद करते हैं। और चूँकि उस समय जब 1500 ईस्वी में नानक साहब ने हिमालय के अल्मोड़ा, कसार, बागेश्वर की यात्रा कर रहे थे, तब शायद इसको डिस्कवर नहीं किया गया था। बैन एलन बेल्ट के बारे में कोई बात ही नहीं थी। उसको डिस्कवर करने वाले मिस्टर बैन एलन हैं, वो 1958 में आए, लेकिन नानक साहब उस समय थे और उस समय उन्होंने यात्रा की। उस समय कोई उपग्रह नहीं था और इसको एक पवित्र स्थान जाना जाता तो हमारी माइथोलॉजी में था, तो नानक साहब ने अल्मोड़ा के कसार बागेश्वर की यात्रा करके पाया। एक अहमद फराज साहब का एक शेर है कि किसी को तो घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई मेरी तरह ताउम्र सफ़र में ही रहा। लोग सफ़र को कष्ट कहते हैं, लेकिन फराज साहब ने सफ़र को ही ज़िंदगी कहा है, सीखने का जज्बा कहा है। इसी स्थान पर पुनः 18वीं शताब्दी में विवेकानंद ने इसी पहाड़ी पर कई महीने मेडिटेट किया। विवेकानंद ने पूरे जीवन में 24,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। आप सोच सकते हैं कि वो पैदल यात्रा पूरे हिमालय की कर रहे हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसे विवेकानंद हैं। वो भी इसी बैन एलन बेल्ट के पास उन्होंने मेडिटेट किया और समझा। जी, कबीर, इसी यात्राओं के संबंध में एक बहुत कबीरदास जी ने भी कुछ कहा है कि कहाँ भूख कहाँ प्यास की अनुभूति होगी, ज्ञान होगा तो मोक्ष की अनुभूति होगी। ये किसी ने कहा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जैसा कि मनीष कुमार साहब ने भी कहा कि वो कितने डेडिकेटेड हैं फॉर इसके लिए। इसमें परिलक्षित होती है इस लाइन में उनकी भी, उनका डेडिकेशन कि रात बिताई सोकर दिन दिया खाए बिताए, हीरा जन्म अमोल था ऐसे ही बीता जाए। तो ऐसे ही बीत गया लोगों का जीवन, लेकिन यात्राओं से सीखते रहे। इस यात्रा के पहले भी मैं ध्यान की कोशिश करता था, लेकिन वो ध्यान क्या है मैं समझ नहीं पाया था इस यात्रा के पहले। और यही मुझे लगा कि शायद मैं मेडिटेट कर सकता हूँ या ध्यान कर सकता हूँ। तो मुझे वहाँ एक अलग अनुभूति हुई। वहाँ हम 7 दिन रहे, झरने का पानी पिया। वहाँ बिस्लरी वाटर भी था, अवेलेबल था, लेकिन वहाँ के लोग सब झरने का पानी पीते थे, स्प्रिंग वाटर, रनिंग वाटर पीते थे। हम लोगों ने झरने का पानी पिया, पहाड़ी भोजन किया और इससे रियली डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिक्यूपरेशंस। अंत में एक महान दार्शनिक और हैं जिनकी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो बुल्ले शाह हैं वो यायावर हैं, यहाँ घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो बुल्ले शाह कहते हैं, चल बुलिया चल उत्थे चलिए जित्थे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। इसका अर्थ नहीं बताऊँगा, आप स्वयं बाद में समझ लीजिए, पर गूगल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं इसके बाद मेरी बेटर हाफ हैं डॉक्टर शिखा, ये डीपली बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच। Welcome, Dr. Shikha. Let's give a big hand to the oncopathologist, Dr. Shikha. देखते हैं ये हमें कहाँ घुमाती हैं, कैसे घुमाते हो। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, इनका टॉक सुनिए और ज़रूर से नेट पे सर्च करिए कि ये भला चीज़ क्या है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले मैं डॉक्टर भरत रावत सर, डॉक्टर लाहौटी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर भरत रावत सर इतनी खूबसूरत बातें करते हैं और आज उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें करने का अवसर दिया। थैंक यू सर। तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली द जर्नी ऑफ वैन एलन बेल्ट, इट इज़ माय जर्नी टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ वैन एलन बेल्ट डिप पॉइंट्स। मैं आपको वैन एलन बेल्ट डिप पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। मैं क्या बताऊंगी, वैन एलन बेल्ट क्या चीज़ है। सर ने कल फ़ोन किया, रावत सर ने। सर बोले यार तुम लोग वहाँ गए थे क्या, वो तो एक बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन बेल्ट है,
वहाँ क्या, तो मैं इसका भी आपको ट्विस्ट क्या है वो भी बताऊंगी. सो फर्स्ट द बेल्ट, नेक्स्ट द फील्ड, एंड फाइनली द फीलिंग. Something about spiritual, scientific and astrophysical minds. मैं उस जगह के बारे में आपको बताऊंगी जहाँ अनयूजुअल मेंटल क्लैरिटी मिलती है, स्पिरिचुअल पोटेंसी और डीप मेडिटेटिव एक्सेस आपको मिलता है. मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी जहाँ पे बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ गई, जैसे स्वामी विवेकानंद, बॉब डायलन, जवाहरलाल नेहरू और ज़ोहरा सहगल, मिस्टर गुरुदत्त और बहुत सारे लोग गए, स्पिरिचुअल सीकर्स. तो वैन एलन बेल्ट है क्या? वैन एलन बेल्ट एक डोनट शेप्ड रेडिएशन बेल्ट है अर्थ के अराउंड. इसमें दो बेल्ट्स हैं, वन द इनर वन एंड अदर इज द आउटर वन. इनर बेल्ट हमारी पृथ्वी से 600 किलोमीटर्स अवे है और आउटर बेल्ट इट इज़ अराउंड 58,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. अब ये वैन एलन बेल्ट बना कैसे? तो जो अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को ट्रैप करता है और एक अर्थ के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. तो बेसिकली इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर. ये हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? ये हमको सोलार रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ये हमको सोलार स्ट्रोम से प्रोटेक्ट करता है और कुछ ऐसी एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है जो अर्थ को डैमेज कर सकती है. अब बात यह है कि सर ने पूछा यार तुम लोग वो रेडिएशन क्या? तो इसका आंसर ये है कि सर कोई भी ह्यूमन बॉडी या सैटेलाइट अगर इस रेडिएशन बेल्ट में एंटर करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जो भी साइंटिस्ट सैटेलाइट यहाँ पे भेजते हैं वो उस सैटेलाइट को एक कोटिंग करते हैं और तभी वो सैटेलाइट इस बेल्ट को क्रॉस कर सकता है. अब ट्विस्ट क्या है, हम कहाँ गए? इस वैन एलन बेल्ट में 3 डिप पॉइंट्स हैं एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मिस्टर जेम्स वैन एलन एंड इन 1958 और नासा ने ये डिप पॉइंट्स डिस्कवर किए. अब ये जो डिप पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? हम इसको गैप तो नहीं बोल सकते बट समथिंग इज़ डिपिंग, समथिंग इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ एट सर्टन पॉइंट्स. तो हमारे अर्थ पे 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे वैन एलन बेल्ट के डिप पॉइंट्स हैं. अच्छा, ये हमारे अर्थ का जियोमैग्नेटिक मॉडल है और इसमें आप देख सकते हैं जो 3 पॉइंट्स हैं डिप पॉइंट्स. और नासा ने ये डिस्कवर किया है कि यहाँ पे जो हमारी जियो फिज़िक्स मेजरमेंट है वो कुछ डिफरेंट है. और वैन एलन बेल्ट के डिप पॉइंट्स का मतलब देयर इज़ सम एनामलीज हम बोल सकते हैं कुछ सामान्य से अलग. तो 3 जो प्लेसेस हैं वो है पेरू, माचू पिचू पेरू, सेकेंड इज़ स्टोन हिंग इंग्लैंड एंड हमारे इंडिया में कसार देवी विलेज इन उत्तराखंड. तो फाइनली here's all you need to know about the Van Allen belt phenomena in कसार देवी. हम पहुँचे कसार देवी. According to NASA, Kasar Devi temple is located on the Van Allen belt and due to the presence of geomagnetic rings, one can feel sense of peace, calmness, massive energy. यहाँ पे कुछ एहसास होता है और मैंने ये सब चीज़ें जब ऑनलाइन एक्सप्लोर की तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गो ओवर हियर, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि जो इतने बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनालिटीज़ वहाँ पे गए उनको क्या ऐसी फीलिंग हुई, उनके अंदर क्या ऐसे चेंजेस आए. तो आई जस्ट वांट टू हैव एन ऑब्जर्वेशन. कसार देवी एक बहुत खूबसूरत सा गांव है उत्तराखंड में जो कि 5 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा से. चारों तरफ ये हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस से घिरा हुआ है और एक हिल टॉप पे है जिसका नाम है हिप्पी हिल और बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है फॉर फॉरेन टूरिस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी ब्राज़ील. बस फिर क्या था, मैंने डॉक्टर घनघोरिया को बोला
कि मुझे तो यहाँ जाना है, आई वॉन्ट टू गो. ही सेड ओके, मूव ऑन, लेट्स गो. हम लोग बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स करते हैं एंड यूजुअली वी प्रेफर रोड ट्रिप्स. हम दोनों ड्राइव करते हैं 1000 किलोमीटर्स 2000 किलोमीटर्स बहुत ईजिली हम ड्राइव कर लेते हैं. तो हमारी जो जर्नी थी इट इज़ ऑफ 1050 किलोमीटर्स, ये हमने 21 आवर्स में कवर की और 2 पार्ट्स में कवर की. हम इंदौर से निकले और इंदौर से हम पहुँचे आगरा. बरेली में हमने नाइट हॉल्ट लिया और फिर नेक्स्ट डे हम हल्द्वानी ड्राइव करे. आफ्टर हल्द्वानी अल्मोड़ा पहुँचे एंड फाइनली अल्मोड़ा से कसार देवी. यूजुअली हम ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं या जहाँ पे कोई भी नहीं जाता. और ऐसी जगह गुड होटल्स तो नहीं मिलते बट होम स्टेज मिल जाते हैं. और कसार देवी तो एक, जब हम गए थे आई थिंक सो 2 years बैक, तो वो तो एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह थी जहाँ पे होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे. नो पैक्ड फूड, नो बिस्लरी एंड नथिंग इज़ देयर. हम वहाँ पे स्प्रिंग वाटर पीते थे और जिस होम स्टे में हम रुके थे वहाँ एक जो पहाड़ी महिला थी वो हमारे लिए ट्रेडिशनल फूड कुक करती थी और हम वही खाना खाते थे. हमने वहाँ पे 7 days स्पेंड किए एंड इट वाज टोटल अ प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्स प्रोग्राम. 2116 मीटर फ्रॉम द सी लेवल हम पहुँचे और जो नियर बाय लैंडमार्क्स थे वहाँ पे हिमालयन पीक्स लाइक नंदा देवी एंड त्रिशूल रेंजेस. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. जैसे ही अल्मोड़ा पहुँच आए हम, मुझे लगा यार कुछ तो है यहाँ, क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, आई वॉन्ट टू नो दिस प्लेस क्या है. बट अल्मोड़ा खुद ब खुद एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है कुमाऊं रीजन का, उत्तराखंड में. ये व्यू अल्मोड़ा सिटी का है, बहुत खूबसूरत जगह है. इसके बाद अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर्स अवे हम और ऊपर पहुँचे कसार विलेज बेसिकली. वहाँ पे हमने एक सेफ प्लेस पे अपनी कार पार्क की और फिर अपना लगेज लेके हम वहाँ से वॉक किए. आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स हमारा ये होम स्टे है. बहुत ही बेसिक सा घर था बट इट इज़ वेरी गुड. और वॉकड ऑल द वे टिल फर्स्ट मैन ऑफ कसार, राम सिंह मेहरा होम स्टे. मिस्टर राम सिंह मेहरा एक फार्मर थे और उन्होंने जो है कसार में होम स्टे का कंसेप्ट वो लेके आए थे. बाहर से तो बहुत बेसिक है बट नॉट लेस देन अ गुड होटल. और मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस few lines for you that at sunrise the blue sky paint himself with golden colors and joyful dance to the music of morning breeze. और सनराइज होने के पहले का नज़ारा इतना खूबसूरत था. जिस होम स्टे में हम रुके थे उसके सामने एक गार्डन था. गार्डन के सामने वैली थी और वैली के आगे माउंटेन्स थे. तो मैं एक ही जगह खड़े होके पल पल में चेंज होते हुए जो व्यूज़ देख रही थी, वो देखने के बाद तो मैं खुद ही इतनी एक्साइट हो गई कि वो मेडिटेशन जो भी था स्पिरिचुअल एंड ऑल, वो तो छोड़ो, यही इतना खूबसूरत था कि आगे पता नहीं और क्या मिलने वाला है. आफ्टर फ्यू मिनट्स जो नज़ारा था वो कुछ ऐसा था. सो द सनराइज इज़ गॉड्स वे ऑफ सेइंग लेट्स स्टार्ट अगेन. द सनराइज. और कुछ ही क्षणों बाद उसी जगह मुझे खड़े होके यही नज़ारा, मैं एक ही जगह खड़ी हूँ और वहाँ आफ्टर फ्यू मिनट्स पल पल पे चीज़ें बदलती जा रही हैं. और ये वेयर द पीक रीचेस द स्काई पीस इज़ फाउंड. शांति तो ये देख के ही मिल गई थी, आगे और पता नहीं क्या मिलने वाला था. बहुत खूबसूरत रेंजेस थी ये वैली और त्रिशूल एंड नंदा देवी रेंजेस. और फिर कुछ ही पलों बाद जो मैंने देखा वो इट वॉज माइंड ब्लोइंग. ब्यूटिफुल क्लाउड्स. कुछ ही क्षणों में पूरी वैली क्लाउड से भर गई और फिर तो मुझे ऐसे लगा कि मैं तो हेवन में हूँ. रोज़ तो मैं बादलों के नीचे रहती हूँ पर उस दिन मैं बादलों के ऊपर थी, बिल्कुल जन्नत में थी मैं. और बहुत अच्छा, बहुत फील गुड हो रहा था.
एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। और जितनी खूबसूरत दिन थे इस जगह की, रात भी उतनी खूबसूरत थी। एंड रियली it is God's grace, a beautiful night, this beautiful valley, and I am blessed by nature. ये सब देखने के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स हम उस जगह से मूव ऑन हुए। हम जिस काम के लिए आए थे हम उस काम की खोज में निकल पड़े। बादल थे, पाइन ट्रीज थे, जंगल थे, कोहरा था, बहुत सुंदर था। और 100 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम कसार देवी माता जी के मंदिर में पहुँचे। हमने वहाँ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम हमारी खोज की तरफ निकल पड़े। हम जिस लिए आए थे, मैं इसलिए गई थी कि क्यों इतनी एमिनेंट पर्सनालिटीज़, स्वामी विवेकानंद, म्यूजिशियन बॉब डायल, कैट स्टीवंस, गुरुदत्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोहरा सहगल, स्पिरिचुअल सीकर्स क्यों आते हैं, इनको यहाँ क्या मिला। फाइनली हमने वहाँ पे मेडिटेशन किया। कुछ मेडिटेशन पॉइंट्स थे वहाँ पे, कुछ रॉक्स थी। डॉक्टर घनगौरिया भी बैठे काफ़ी, उन्होंने भी मेडिटेशन किया। डॉक्टर घनगौरिया इज़ ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। वो 1 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते थे, पर वो इस जगह पे 20 से 25 मिनट मेडिटेशन में गए। ये मेरे लिए मतलब मुझे सुन के ही काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं रोज़ बोलती हूँ कि थोड़ा कुछ ध्यान कर लीजिए, बट ये सुन के मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा। मैं भी वहाँ एक रॉक पे मेडिटेशन करने बैठ गई और जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं डीप मेडिटेशन में चली गई। और हाफ एन आवर के बाद आजू बाजू कुछ हलचल हुई जिससे मेरा ध्यान टूटा। तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। ये रॉक थी, सामने वैली थी, रेंजेस थी और लोग वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट डे तो मेरा ऐसा था, हाफ एन आवर मैंने मेडिटेशन किया और मुझे कुछ अंदर से अच्छा फील हुआ कि आई एम डूइंग समथिंग गुड। मुझे ऐसा लगा कुछ दिमाग में जाले थे वो थोड़े साफ़ होना शुरू हुए, कुछ लगा कि कुछ है यहाँ पे। और जब उस रॉक के सामने मैंने देखा, एक ख्याल आया, थॉट, द स्काई रिप्रेजेंट द वास्ट पोटेंशियल ऑफ लाइफ, अर्जिंग टू एम हाई, fly above turbulence and appreciate the present. And really, it is something like theme of infinity, inner clarity, and connection of human soul with the divine. The sky, the universe should be the limit. नेक्स्ट डे हम फिर वहाँ पहुँचे और 7 days तक मैंने वहाँ पे मेडिटेशन किया। नेक्स्ट डे हमें वो केव मिली जहाँ स्वामी विवेकानंद कई महीनों तक बैठ के मेडिटेशन करते थे, किया उन्होंने। और काफ़ी सारे लोग जो जिनको कुछ एनलाइटमेंट हुआ, वो मैंने भी सोचा कि मेरे को इस केव में जाना चाहिए। मैं गई पर मैं बहुत डर गई। मुझे लगा यार कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ गए, कुछ सांप वाप आ गया तो क्या होगा, बट फिर भी हिम्मत करके मैं उस केव में बैठी और आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं डीप मेडिटेशन में चली गई। डॉक्टर घनगौरिया कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद वहाँ घूमते फिरते रहते थे और फिर मुझे आके नॉक करते थे कि उठो अब हो गया। तो फर्स्ट डे तो ये था, पर जो मैक्सिमम मैंने वहाँ पे मैं डीप मेडिटेशन में गई, दैट वाज अराउंड 1.5 hours। और दैट टू डॉक्टर घनगौरिया ने जब मुझे नॉक किया तब मैं उसके बाहर आई मेडिटेशन के। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि कुछ समझ में नहीं आता आजू बाजू क्या है, नथिंग, वी आर इन द डीप मेडिटेशन। ध्यान, बहुत गहरा ध्यान था। मैंने वहाँ पे ध्यान किया एंड इट वाज माय मैक्सिमम लिमिट, वन दैट इज़ 1.5 hours। फाइनली जो हमारा थॉट था वो ये था कि फाइनली इट वाज एन स्पिरिचुअल जर्नी। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जहाँ मेंटल क्लैरिटी बहुत समझ में आया क्या होता है। मतलब जब हम इंदौर से मूव करते हैं,
मनीष सर ने बिल्कुल सही बोला, हम हमारी चीज़ों में इतने ज़्यादा कैप्चर्ड रहते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों ने हमें कैप्चर करके रखा है और हम यहाँ से भाग रहे हैं अब, एंड वी आर फीलिंग वेरी गुड एट दैट टाइम। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। हमारे साथ में कुछ हमारे फ्रेंड्स भी थे। हेलो। सो मॉर्निंग 2 to 3 आवर्स मेडिटेशन में स्पेंड करने के बाद हम लोग जो हमारे होम स्टे के सामने वैली थी, दैट इज़ बिंजर वैली, जहाँ पे कसार विलेज है, हम उस बिंजर वैली को एक्सप्लोर करते थे। तो हमने 7 डेज़ उस वैली को भी बहुत एक्सप्लोर किया। और वो वैली इट इज़ रिच इन हर्ब्स, बहुत अच्छा फ्लोरा था। वहाँ मैंने क्या क्या नहीं देखा, बेरीज़, एवोकाडो जो पेड़ पे लटक रहे हैं, पेयर्स, अखरोट पेड़ पे लटक रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। और सबसे बड़ी चीज़ आपने सुना होगा भृंगराज ऑयल, वहाँ पे भृंगराज भरा हुआ था उस वैली में। और जो इटालियन हर्ब्स हम यूज़ करते हैं, रोज़मेरी एंड ऑल, सब कुछ था वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। और एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी जिसको बोलते हैं बिच्छू की भाजी। बिच्छू की भाजी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं और वो उसके कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्योंकि जब दिन भर घूम के हम रात में घर जाते थे तो वो जो पहाड़ी महिला हमारे लिए खाना बनाती थी वो बिच्छू की भाजी कुक करके देती थी। तो एंड रियली इन द मॉर्निंग वी आर फीलिंग वेरी रिलैक्सिंग, कोई बॉडी एक नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये हमारी टीम है। टीम में 5 लोग थे, 3 डॉक्टर्स, मैं, डॉक्टर घनघोरिया एंड डॉक्टर राकेश, एक फिलोसोफर था मनीष, और मेरी डॉटर जो अभी नेशनल तो वहाँ जाने के बाद सब लोग बहुत काम थे, शांत थे, सब चुप थे। कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा था सबके दिमाग में, क्योंकि यूजुअली दूसरी ट्रिप्स में ऐसा नहीं होता, बट दैट वाज समथिंग डिफरेंट। द लास्ट साइड, मुझे वहाँ जाके क्या मिला, वहाँ जाने के बाद सब लोग बहुत काम थे, शांत थे, सब चुप थे। कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा था सबके दिमाग में, क्योंकि यूजुअली दूसरी ट्रिप्स में ऐसा नहीं होता, बट दैट वाज समथिंग डिफरेंट। द लास्ट साइड, मुझे वहाँ जाके क्या मिला, शायद स्वामी विवेकानंद को जिस लेवल का मिला उस लेवल का तो नहीं, बट एट अ सर्टन लेवल एक थॉट आया जो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेट द स्काई एंड गॉड बी अवर लिमिट and eternity our measurements. Aim for the sky, but move slowly and slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps that make the journey complete. Kasar Devi at Binzar, Uttarakhand. Thanks a lot. डॉक्टर शिखा ने बता दिया वैन एलन बेल्ट के लिए एस्ट्रोनॉट बनना जरूरी नहीं है। और डॉक्टर शिखा, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू अगेन, यू नो व्हाट अ ग्रेट हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस यू हैव हैड। और जितनी देर में डॉक्टर अरविंद के पास बैठा था वो आपकी तारीफ ही करे जा रहे हैं। डॉक्टर शिखा, आपने वास्तव में हमको ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों, अब हम है ना बहुत क्विकली क्वेश्चंस लेते हैं। कहाँ है मनीष जी? हाँ, या मनीष जी इज हियर। डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर शिखा, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, क्योंकि हम इनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। इससे पहले जरा इनसे और चीज़ें निकलवा लें थोड़ा, तभी फेलिसिटेट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हाँ जी, नम्रता, आप बैठिए, आप बस मैं लेता हूँ आपको। नहीं, एक्चुअली मैं मेडिटेशन करती हूँ,
पर अब गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद करेंगे और अगर आप सही में अपने थॉट प्रोसेस को कम करेंगे तो आप सही में डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे। द पर्सन हु स्टैंडिंग ओवर हियर हु नेवर क्लोज हिज आइज फॉर अ मिनट और के बारे में बोले जा रहे हो। पर अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस्ड मेडिटेशनर नहीं है आप, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्चुअली मेरे साथ मैं जब कोशिश करता हूँ तो आई जनरली गो टू इन स्लीप। मुझे लग रहा है मैं नींद आ जाती है, तो मेडिटेशन नहीं है नींद आना। लेकिन कई लोग कहते हैं नींद आना भी मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन में जाते हो, स्लीप में जाते हैं तो मेडिटेशन है। एक बात बताता हूँ, ये मेडिटेशन रेगुलर करते हैं 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट्स, शी स्पेशली वेरी साउंड। लेकिन जब उस केव में 10 फीट गहरी केव में जो अंदर गया उसमें तो टच करके वापस आ गया, सर लुकिंग डेंजरस, कि सांप ना आ जाए ना आ जाए। गई तो बैठी तो मैं उनको 15-15 मिनट बोलता था, भाई देख अलर्ट है ना, ठीक हो अलर्ट है ना, क्योंकि उसमें इतनी गहरी गुफा थी वो। तो ये डेफिनेटली बहुत समय दिया इन्होंने, इनको जो पर्सनल फील हुआ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नम्रता जी। यस, हमारे यहाँ पे यूरो सर्जन्स को बड़ा इंटरेस्ट है ट्रैवल। मनीष भैया के लिए ये क्वेश्चन है। मुझे नहीं मालूम आप ट्रैवल बफ तो हैं, लेकिन मूवी बफ है कि नहीं। और मेरी वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी इज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जो न्यूजीलैंड में शूट हुई है। डिड यू विजिट एनी ऑफ दीज एरियाज जहाँ ये शूट हुई है? We actually passed Northern Ireland में passed वो- from it. We could not visit it. We passed from it. हाँ, पर वो मेरे ख्याल से नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर था, वो शायद ऑकलैंड के आसपास, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ जी, यस। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है वहाँ पर, कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप ड्राइव कर सकते हैं? Indian driving license is valid. और मैं ये दोनों से पूछना चाहता हूँ कि किस महीने में गए थे आप लोग, कि जो उसके सर हम अंदर- अप्रैल में गए थे। हाँ, ताकि मतलब वेदर ऐसा मिले कि जहाँ कुछ दिख सर जाए। एक्चुअली जो चीज़ें डिपेंड करती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्मिक एनर्जी एंड सोलार विंड्स। जब वहाँ पे सोलार विंड ज़्यादा होता है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट फोकस मोर। और वहाँ पे एक क्रीक है जहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आपको बैठे हुए दिख जाएंगे और वो लोग मेडिटेशन के लिए ही आते हैं वहाँ पे। आर्टिस्ट, स्पिरिचुअल सीकर्स, बुद्धिस्ट, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए आप इसको मार्च में करा गया प्रोग्राम को, ताकि अगले महीने का प्रोग्राम आप बना लें। हाँ, इंटरेस्टिंग बात, आई मस्ट शेयर दैट दिस इज बेसिकली आई एम ए प्रोफेसर, मैं बच्चों को टीच करता हूँ तो हाउ टू बी अपने ब्रेन को हम कैसे इग्नाइट करें, कैसे पावरफुल बनाएं। तो एक मोनेस्ट्री थी, वहाँ हम लोग वहाँ विजिट किया, उस कसार देवी टेम्पल के पास। तो मोनेस्ट्री बड़े हम्बली उन्होंने हमें बताया क्या चल रहा है। तो वहाँ मॉन्क बनने की एक ट्रेनिंग होती है, तो दैट इज़ ए वंडरफुल ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग शायद दुनिया में कहीं नहीं होती होगी, टफेस्ट ट्रेनिंग है। तो मॉन्क को, जो 18 साल का बच्चा है, उसे मॉन्क बनाया जा रहा है। एक 20 बाय 20 के एक रूम में उसे बंद कर दिया जाता है। लाइब्रेरी होती है, बुक्स होती हैं, और एक विंडो से खाना देते हैं, खाना लेते हैं। और दैट इज अ 3 ईयर ट्रेनिंग। वो इनलाइटन कर रहा है विद बुक्स एंड मेडिटेशंस इन कोई लाइट नहीं है, सन की लाइट वहाँ से आती है खिड़की से, वो जागता है, करता है। दैट इज अ 3 ईयर ट्रेनिंग। तो दे टोल्ड अस दैट इज द वंडरफुल थिंग्स। तो मॉन्क बनना इतना आसान नहीं है, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है। हाँ, मुझे तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर शिखा आप लोग जल्दी आ गए, वरना हम लोग पढ़ रहे होते कि द डॉक्टर हु बिकेम अ मॉन्क। हाँ जी, यस। My question is with Manish sir. It's a beautiful journey. आप हमें फ्री में ले गए न्यूजीलैंड. So what is your next journey, next travel, and when? So I just come 7 days back from Italy. I was there 17th time. और इटली में अब की बार मैं टस्कन एरिया में गया था. इट वॉज अ सोलो ट्रिप और वहाँ पर मैं रुका एंड अगेन फिनोमिनल. पूछ रही नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब नेक्स्ट मेरी बेटी की 12th की एग्जाम खत्म हो रही है, तो वी आर उसकी डिमांड बीवी का राशन सब हस्बैंड्स पे होता है, बढ़िया वाला। तो हो सकता है शायद साउथ कोरिया. ओके, थैंक यू सर. ग्रेट, यस। हाँ, मैं कोई प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा सबमिट कर रहा हूँ. 20 साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया था, और ये जो मिल्फर्ड साउंड है ना, इट इज समथिंग यू हैव रियली मिस्ड. बहुत ही गिग्नेटिक, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. एक बहुत बड़ा कुंड है और उसमें सब तरफ से फॉल गिर रहे हैं, अनलिमिटेड फॉल गिर रहे हैं. एंड दैट क्रूज टेक यू
below those falls. So I recommend whosoever going not to miss Milford Sound. या हम लोग भी अपनी कुछ 4-5 साल पहले 25th एनिवर्सरी पे गए थे तो वी एंजॉयड दैट प्लेस. यस, हाँ जी. मनीष सर ने बहुत अच्छा हमें 18 दिन के टूर ऐसा घुमाया लिया जैसे मैं घूम के भी आ गया. वाह, बहुत बढ़िया. तो एक बकेट लिस्ट कम हो गई आपकी. नहीं सर, अब तो और इच्छा जागृत हुई कि अब इसको एक्चुअल देखो जाके. मनीष सर से ये है कि जैसे आप तो 2 कपल थे, अगर आप अकेले जाते तो क्या इसी लोनली प्लेस पे इतना आप ट्रेवल करते क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाय रोड जा रहे हो और पूरी जर्नी अकेले कर रहे हो, एटलीस्ट अपन लोगों को कुछ तो बातचीत की आदत हो ही गई है ना. 2 कपल इज अ गुड, वेरी गुड कॉम्बिनेशन. और अगर एक को टिकट मिले या फिर फैमिली. जैसे उन्होंने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद ड्राइव करें. और न्यूजीलैंड इज सच अ ग्रेट. हम लोग नहीं कर पाए. वी पेड ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीस टू आवर लेडी ड्राइवर. तो आई मीन इट्स अप टू अस. सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस 18 दिन के टूर में कहीं कोई हर्डल्स आपको आई क्या सर? मेरे ख्याल से हमें कोई भी हर्डल नहीं आई. खाली 1-2 जगह कुछ मैंने बताया ना कि हमें ऐसा लगा कि ये जगह भी हमको देखना थी जो हम बुकिंग नहीं कर पाए, नहीं देख पाए. और ऑफ कोर्स लर्निंग रहती है कि आप पहली बार इंटरनेशनल ड्राइव कर रहे हो तो नियम कानून फॉलो करना है. नहीं करोगे तो आप ऐसा मत समझो कि कोई देखता नहीं है आपको. तो ये लर्निंग कर्व्स हैं. बट आई थिंक एब्सोल्युटली नो हर्डल. इट इज़ अ वेरी सेफ कंट्री. यू कैन गो, आराम से आप जा सकते हो. और तकरीबन मैंने सब डूज एंड डोंट्स उसमें मेरे प्रेजेंटेशन में लिख दिए. मनीष जी ने कि जो प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे जो एक यूनिक बात रही है वो यही रही है कि उन्होंने बहुत सिंपल क्लीन फैक्ट्स बताएं. इन्होंने क्या एंजॉय किया वो बताएं, क्या मिस्टेक्स हुई वो बताएं, क्या कॉस्टिंग है वो बताएं, क्या छूटा है वो बताएं. ऐसा आप कम देखने को मिलता है. और फिर साथ में इन दोनों ही प्रेजेंटेशन में जो आपने कविताएं लिख दी हैं उनके लिए भी एक स्पेशल तालियां. व्हाट वंडरफुल लेसन्स दैट जो मन में आया स्पॉन्टेनियसली हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर. क्या ब्यूटीफुल लाइंस. यस, वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन यस. तो डॉक्टर शिखा, हाँ, वन मोर क्वेश्चन. डॉक्टर शिखा, जब आप गुफा के अंदर गए जी, क्योंकि वहां पर यूजुअली ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हाउ यू सर्वाइव फॉर 1.5 आवर्स नहीं, मेडिटेशन? एक्चुअली उसका माउथ ओपन था एंड ऑक्सीजन इज गुड. वहाँ पे अच्छा था. पर बस यही था कि पहले मैंने वहाँ पे कुछ कारपेट्स देखे तो इसका मतलब पहले भी कोई आके बैठ के वहाँ पे मेडिटेशन कर चुके हैं लोग. तो आई थॉट यानी इट इज़ सेफ प्लेस, बैठ सकते हैं. तो मैं बैठी और कुछ मिनट तो मुझे ऐसे लगा, पर फिर मैं आफ्टर फ्यू मिनट्स जब डीप मेडिटेशन में गई तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया. Maybe this deep meditation because of the less oxygen? No. It is because of the cosmic energy. Okay. Not exactly. एक hypothesis है. Thank you. बाद में और डिस्कस करते हैं. We can take 2 more questions. Yes, please. So the question is for Manishi. I have been an ardent fan of every selection he makes in everything. One of the very proudly I can say that I know him. Lovely. Or he knows me. So anyway, I have a personal question. You took Vandana Bhabhi 12,000 kilometers away to Wanaka Lake. And out of the 12,000 trees, 12,000 kilometers, 12,000 songs, which was that one song that you sang? Yes, of course. Why don't we lady? Yes, please. Maybe she can attach words and lines to us. Because- of course. because Because the audience wants to listen. Yes. I made that a special. Because she is the one who sang. हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले. Oh, you got the answer. Wonderful. Thank you so much. Yes. Somebody wanted one more question. Yes, I think Manish ji I am also a big fan of his work and his thought process. And I can see the same correlating with Vandana. Whenever you visit them, she will serve you the
typical Indian rings, and she's a good friend of mine. As you see yourself, a wonderful architect, a photographer, a traveler. You are yet to see, but we have already seen you are a good writer too now. And one of your finest selection, आपके सब selection तो बहुत अच्छे हैं जैसे कहा उन्होंने, but one of your finest selection is your wife, for sure. And then I also want to know, 18-day trip you planned for New Zealand, 18-day, if it is too big, can it be done in 2 weeks of time, so that, you know, a weekend to 2 weekends, can it be done, you think? I think it is possible because there are certain places which you may not like to go, maybe because you know what interests you, आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट आता है. मैं ट्रैवल करता हूँ जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, और यूजुअली जो ग्रुप होता है वो एंजॉय करने में मस्त रहता है, वो प्लानिंग पार्ट मेरे ऊपर छोड़ देता है. तो आई थिंक यू कैन पिक अप सो मैनी थिंग्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड यू कैन ट्राई टू कट डाउन दो 3 days. वो आप 3 दिन कट डाउन कर सकते हो, तो इट इज़ पॉसिबल. 14-15 days इज ऑल्सो गुड. गुड, थैंक यू सो मच. दोस्तों, हम अब अगले पड़ाव पर बैठते हैं, क्योंकि इनके पड़ाव आप देख सकते हैं. कितने पड़ाव हो चुके हैं आपके? 5 पड़ाव हो चुके हैं. यू नो, जो ये आर्ट गैलरी में अपने जो वो करते हैं, तो यू नो ही हैज नेम्ड देम पड़ाव. सो अब आप नेक्स्ट पड़ाव में आमंत्रित रहेंगे और आप देखिए उनकी ट्रेवल डिस्क्रिप्शंस को. सो लेट्स गो टू द फेलिसिटेशन. आई थिंक दे हैव अर्नड इनफ honors for, yes, Dr. Bhavesh, Dr. Rajendra Lahoti. Let's give a big hand to Dr. Rajendra Lahoti sir and Bhavesh Bang. ये लोग, इनकी ऊर्जा का कोई वो नहीं है. Bhavesh particularly, I think he does lot of hard work for all these events. Yes. So nice. Thank you, sir. And Dr. Shikha and Dr. Arvind Ghangoria, please. हाँ, इधर ही आ जाइए. वो भी पकड़ा. Dr. Lahoti sir, आपको इधर ही. So these are the jute bags, very special jute bags designed to remind that we should respect the nature. थैंक यू सो मच. हाँ, सिस्टर का अनाउंस कर दो, वो वहाँ पर हैं वो गिफ्ट्स. मैं लाता हूँ वहाँ पर अनाउंस. 2 लोगों को और हम फेलिसिटेट करेंगे जो कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हर बार जो ट्रैवल ब्लॉग की मीट होती है उसको. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीन सर अरविंद गनगोरिया सर से कि वो जयश्री सिस्टर को फेलिसिटेट करें. और नंदा जी करके हमारे एक यूडीए स्टाफ हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करती हैं हर बार. नंदा जी को मैं इधर बुलाना चाहूँगा. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्टाफ का हर बार बहुत सहयोग रहता है. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो स्पीकर्स हैं आज के, मनीष कुमट सर, अरविंद गनगोरिया सर, शिखा गनगोरिया मैडम, और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वॉल्फ कासा फर्नीचर्स इस इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए. साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्टाफ का, इस हमारी जो ऑडियो विजुअल टीम है उनका. इस इवेंट को आज हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किया है पहली बार. और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया के फ्रेंड्स का, जो कि हमेशा इस इवेंट को पब्लिसाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं. साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का, आप लोग जो कि यहाँ पे फिजिकली आए हैं या जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग ही इस इवेंट की शान है, आप ही लोग इस इवेंट की लाइफ हैं. तो थैंक यू वेरी मच. और नेक्स्ट इवेंट के साथ हम लोग जल्दी हाजिर होंगे. थैंक यू.